भाई परिवार का वैद्य पुत्र उत्तम पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने पैरों पर खड़ा हुआ। रमेश शर्मा के परिवार और उनकी मेज पर बैठे कई मेहमानों और रिश्तेदारों की प्रशंसा भरी निगाहों के सामने उसने अपने कपड़े ठीक किए। आरती अपने मंगेतर को इतनी चमकता हुआ देखकर बहुत खुश हुई और खुद उसके पास जाकर उसके कपड़े ठीक करने में मदद करने लगी। हालांकि उत्तम थोड़ा नाखुश लग रहा था। वह आधा कदम पीछे हट गया और बोला, आरती कृपया बैठ जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम थक जाओ। आरती बहुत भावुक हो गई। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारी हूँ। उत्तम ने चुपके से अपने होंठ सिकोड़ लिए। अगर तुम्हारे परिवार की दौलत न होती तो मैं तुम्हें नहीं चाहता। उसी समय उसने चित्रा की ओर देखा, जो ध्यान का केंद्र थी। वह वही महिला थी जिसके लिए वह तरस रहा था। सौम्य, दयालु, गुणी और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक शक्तिशाली परिवार और अद्भुत धन संपत्ति वाला। अगर वे उसके भाई परिवार के साथ गठबंधन कर लें तो यह एक मजबूत गठबंधन होगा। हालांकि उत्तम को यह भी पता था कि इस समय वह चित्रा के सामने अपनी गलती स्वीकार करने के योग्य नहीं था। आखिरकार उसका परिवार 4 महान परिवारों के बराबर था, जबकि उसका परिवार शर्मा परिवार के बराबर था। इसमें एक महत्वपूर्ण अंतर था। चित्रा धीरे धीरे भीड़ के बीच से आगे बढ़ी और सबकी निगाहों के सामने जब उसने दक्ष को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। फिर दक्ष के बगल में ऋतिका को देखकर उसकी अभिव्यक्ति स्थिर हो गई। वह वास्तव में सुंदर थी। फिर उसने खुद को संभाला और शिष्टता से बूढ़े मालिक के पास पहुंची, थोड़ा झुककर मुस्कुराए। बूढ़े मालिक, आपके 70वें जन्मदिन पर मैं डिंग चेक्सी आपको असीम आशीर्वाद और दक्षिणी पहाड़ों जितनी लंबी उम्र की कामना करती हूँ। बूढ़े मास्टर जी खिलखिलाकर हंसे, उनका चेहरा लाल हो गया। डिंग वान शान सचमुच धन्य है कि उसे तुम्हारी जैसी पोती मिली है। चूंकि आपने इस बूढ़े आदमी को परेशान कर दिया है तो कृपया बैठ जाइए। कृपया किसी भी अपर्याप्त आतिथ्य को माफ कर दीजिए। चित्रा ने फिर से झुककर मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद ओल्ड मास्टर। वह विनम्र थी और उसने किसी भी प्रकार की अनुचितता नहीं दिखाई। ऐसी महिला ने अनगिनत पुरुषों की आंखें वासना से चौड़ी कर दीं। साथ ही इससे अनगिनत महिलाएं ईर्ष्यालु हो गईं, मन ही मन उसकी प्रशंसा करने लगीं और साथ ही मन ही मन उसका उपहास भी करने लगीं। जी वेंजिंग उनमें से एक थी जो मन ही मन मुंह बना रही थी। उसमें ऐसी क्या खासियत है? बूढ़े मालिक उसे डिंग वानशान की अच्छी पोती क्यों कहते हैं, जबकि मैं उनकी अपनी पोती किसी काम की नहीं हूँ। उसकी चाची रिया भी चित्रा को गौर से देख रही थी। उसे इतना सुंदर और मनमोहक, पुरुषों की नज़र में एक आदर्श देवी समझ रही थी। वह मन ही मन ईर्ष्या से भर गई थी। फिर अपने बारे में सोचते हुए वह सफल होती प्रतीत हुई। साथ ही एक महिला की सहज प्रवृत्ति के साथ उसने महसूस किया कि जब से चित्रा शर्मा परिवार में आई है उसने किसी की ओर तिरछी नज़र से नहीं देखा है, सिवाय अपने जीजा दक्ष की ओर एक नज़र के। क्या वह अपने जीजा को देख रही थी या वह अपनी बहन को देख रही थी? उसने सुना था कि उसकी बहन और वह दोनों दक्षिण पूर्व प्रांत की 4 महान सुंदरियों में से एक हैं। क्या वह अपनी बहन को देख रही होगी? लेकिन किसी वजह से रिया को हमेशा लगता था कि चित्रा दक्ष को देख रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि वे एक दूसरे को जानते हों? रिया को सहज ही संकट का एहसास हुआ और उन्होंने ऋतिका के कान में फुसफुसाते हुए कहा, बहन, हम उसे बाद में अपनी मेज पर नहीं आने दे सकते। ऋतिका चौंक गईं। वह भी चित्रा की सुंदरता की प्रशंसा कर रही थीं, जो उनकी अपनी बौद्धिक सुंदरता से बिल्कुल अलग थी। हालांकि उनमें एक सामान्य विशेषता भी थी, वे दोनों ही मजबूत महिलाएं थीं तथा उनमें एक शांत परिपक्व आभा थी। क्यों? साथ ही वह मुस्कुराई, मिस डिंग कुलीन परिवार से हैं। शिल्पा परिवार की उत्तराधिकारी होने के नाते वह बहुत प्रतिष्ठित हैं। उन्हें शायद ओल्ड मास्टर या अंकल या थर्ड अंकल के साथ बैठाया जाएगा। हमारे पिता यहाँ नहीं हैं, इसलिए हमारी वरिष्ठता पर्याप्त नहीं है, हमारी योग्यताएं पर्याप्त नहीं हैं। वह हमारी मेज़ की ओर नीची नज़र से नहीं देखेगी। रिया ने बुदबुदाते हुए कहा, यह जरूरी नहीं कि सच हो। बूढ़ा मालिक भी शिल्पा परिवार द्वारा दिखाए गए सम्मान से बहुत खुश होकर खिलखिलाकर हंस रहा था। वह चित्रा को व्यक्तिगत रूप से अपनी मेज़ पर आमंत्रित करने की भी योजना बना रहा था और उसकी मेज बूढ़ों से भरी हुई थी, परिवार के सभी बुजुर्ग। चित्रा का रुतबा ही उसके लिए उनके साथ बैठने के लिए काफ़ी था। हालांकि उन्होंने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि यह अनुचित था, क्योंकि वे सभी बूढ़े आदमी थे। इसके अलावा उसे हमेशा लगता था कि चित्रा का आना सिर्फ उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए नहीं था। आखिरकार शिल्पा परिवार से उसका कोई नाता नहीं था। वह विशेष रूप से सिर्फ इसलिए नहीं आ सकती थी कि वह प्रथम श्रेणी का विशेषज्ञ बन गया था, है ना? इसके अलावा उन्होंने साधना में अपनी सफलता की पूरी तरह से घोषणा नहीं की थी। चित्रा के आने के मकसद को लेकर हर कोई अस्पष्ट अटकलें लगा रहा था। क्या उसने पहले ही शर्मा परिवार के साथ गहरे रिश्ते बना लिए थे? भीड़ में कुछ परिवारों की आंखें झपक रही थीं। दूसरी ओर शर्मा परिवार के सदस्यों ने सम्मानित और अविश्वसनीय रूप से गर्व महसूस किया। शर्मा परिवार के तीसरे चाचा हितेश शर्मा और सबसे बड़े चाचा जी बेन सिंह दोनों खड़े हो गए।
जाहिर है वे भी चित्रा को आमंत्रित करना चाहते थे। हालांकि उन दोनों ने पहले के पाठों से सीख ली थी, इसलिए उन्होंने बोलने में जल्दबाजी नहीं की। मिस डिंग, कल की मुलाकात के बाद मुझे आज आपसे दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं थी। उत्तम की हार्दिक हंसी ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। सबने उसकी ओर देखा। उत्तम को सफ़ेद अरमानी सूट में देखा। वह बहुत आकर्षक लग रहा था। उसका आभामंडल प्रभावशाली था, मानो कोई पुरुष नायक किसी फिल्म से बाहर निकल रहा हो। बड़प्पन का परिचय। हर किसी को तुरंत उसकी पहचान पता चल गई। उत्तम, बाई परिवार का उत्तराधिकारी, जियांगन में एक प्रमुख परिवार। ऐसा व्यक्ति सचमुच असाधारण था। वह वास्तव में मिस शिल्पा परिवार को जानता था। गौर से सोचने पर अचानक सब समझ गए। बाई परिवार जियांगन में सफ़ेद शराब का कारोबार करता था और शिल्पा परिवार दक्षिण पूर्व प्रांत में वाइन किंग परिवार के नाम से जाना जाता था। संभवतः वे एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे थे और इस प्रकार एक दूसरे को जानते थे। आशा के अनुसार चित्रा ने भी उत्तम को देखा और फिर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, युवा मास्टर बाई, मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे। भिन भिनौ। उत्तम का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसके सिर में खून दौड़ गया। उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं और उसने महसूस किया कि खून का एक उछाल उसके सिर के ऊपर सीधे आकाश की ओर दौड़ना चाहता है। उसके सिर में खून दौड़ रहा है। आरामदायक। इतना चेहरा। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि चित्रा इतना विचारशील होगा। उसे सार्वजनिक रूप से यंग मास्टर बाई कहेगा, जिससे उसे सहजता और बहुत सम्मानित महसूस होगा। उत्तम को दूसरों की ओर देखने की भी जरूरत नहीं थी। वह उनकी आंखों में ईर्ष्या की भावना की कल्पना कर सकता था। आरती को अचानक संकट का एहसास हुआ और चित्रा को देखते हुए हमेशा अप्रसन्नता महसूस हुई। हालांकि उसने स्वीकार किया कि वह चित्रा से तुलना नहीं कर सकती, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। रमेश शर्मा और बाकी लोगों को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, बल्कि वे सम्मानित महसूस कर रहे थे। क्या बाई परिवार में शादी करने का उनका फैसला सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि वे उत्तम को एक संभावित संतान मानते थे? उत्तम ने दिल खोलकर हंसते हुए बहुत ही शालीनता से अपनी मर्दानगी का पूरा प्रदर्शन किया। उसका व्यवहार आकर्षक था। कई पुरुषों ने उसे देखा तो उन्हें शर्म महसूस हुई। कई महिलाओं ने उसे देखा तो उनके दिल में हलचल मच गई। उन्होंने उत्तम की ओर देखा, फिर चित्रा की ओर, और अचानक उन्हें एहसास हुआ वे एक दूसरे को जानते थे। क्या चित्र उत्तम की वजह से आई थी? शर्मा परिवार में सभी ने यही सोचा और फिर कुछ लोगों ने ओल्ड मास्टर की ओर देखा। अचानक चिंता की भावना महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि ओल्ड मास्टर ने पहले भी उत्तम को फटकार लगाई थी, जिससे उसकी बदनामी हुई थी, लेकिन कौन जानता था कि बाई परिवार का शिल्पा परिवार के साथ इतना मजबूत रिश्ता था। ये तो मुसीबत थी। बूढ़े मास्टर को ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी शांत हो गई। अब उसे भी समझ आ गया था। पता चला कि चित्र उत्तम की वजह से आया था। बाकी सभी लोगों ने भी ऐसा ही सोचा। हालांकि तीसरे अंकल हितेश शर्मा बहुत खुश थे। जब तक वह दक्ष की वजह से नहीं आई, तब तक कोई बात नहीं थी। अगर यह उत्तम के लिए था तो उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया था। वह चित्रा और उत्तम दोनों को अपनी मेज पर आमंत्रित करेगा, जिससे उसे निश्चित रूप से अपार प्रतिष्ठा मिलेगी। वह खिलखिलाकर हंसा और बोला, युवा मास्टर उत्तम और मिस डिंग चेक्सी, आप आ ही गए हैं तो क्यों न बैठकर बातें करें। हमारे यहाँ 2 सीटें हैं, कृपया मुख्य सीट पर बैठ जाएं। हितेश शर्मा के बगल में बैठे 2 रिश्तेदार तीसरी बार स्वेच्छा से खड़े हो गए। शर्मा परिवार के सभी प्रमुख और प्रभावशाली लोग थोड़े नाराज थे। तीसरे अंकल हितेश शर्मा उनसे आगे निकल गए थे। यहाँ तक कि प्रथम शाखा के राकेश शर्मा ने भी भौहें चढ़ाईं, लेकिन चूंकि हितेश शर्मा पहले ही बोल चुके थे, इसलिए उन्हें उस व्यक्ति को फिर से छीनने की कोशिश करने में अजीब लगा। हितेश शर्मा के बगल में खड़े 2 रिश्तेदार अपने आधे खाए हुए कटोरे और चॉपस्टिक भी अपने साथ ले गए। वे बहुत आत्मजागरूक थे। दूसरी ओर हितेश शर्मा आत्मविश्वास और संयम से भरे हुए बाहर निकले। तीसरे गुरु होने के नाते उन्होंने उन दोनों को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया। निश्चित रूप से वे उन्हें सम्मान देंगे। एक धनवान व्यक्ति का चेहरा दिया जाना चाहिए। वह मुस्कुराए और बोले, युवा मास्टर बाई, क्या आप मेरी मेज पर बैठेंगे? उत्तम ने तुरंत अपने चेहरे पर चमक महसूस की, लेकिन वह ये भी जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि हितेश शर्मा को पता था कि चित्रा उसके लिए आया था, जिसके कारण उसे निमंत्रण मिला था। तो वह मुस्कुराया और बोला, ठीक है, निमंत्रण के लिए धन्यवाद तीसरे मास्टर। मैं इसे आदरपूर्वक स्वीकार करता हूँ। हितेश शर्मा तुरंत खुश हो गए, खुशी से चमक उठे, आधा सफल। फिर उसने चित्रा की ओर देखा और साथ ही उत्तम को आंख मार दी। उत्तम को तुरंत समझ आ गया। वह चित्रा को भी अपने साथ एक ही मेज पर खाना खाने के लिए बुलाना चाहता था। ये वाकई बहुत प्रतिष्ठा की बात होगी। मिस डिंग, हम। जैसे ही उत्तम चित्रा को हितेश शर्मा की मेज पर आमंत्रित करने वाला था, उसने देखा कि चित्रा दक्ष की ओर देख रहा है। चित्रा ने आश्चर्य का नाटक भी किया, जल्दी से दक्ष के पास गया, थोड़ा झुका और कहा, युवा मास्टर मित्तल, कुछ दिन हो गए हैं, मुझे आशा है कि आप ठीक होंगे। हम सब लोग, ये कैसी चाल है? इस क्षण सभी लोग स्तब्ध रह गए।
तीसरे अंकल हितेश शर्मा को अचानक एक बुरा पूर्वाभास हुआ और उनकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे बदसूरत हो गई। उत्तम भी स्तब्ध था, फिर स्तब्ध से कुछ गड़बड़ होने का आभास होने लगा, फिर अप्रसन्न दिखने लगा, फिर एक क्रूर अभिव्यक्ति में बदल गया और अंत में क्रोध और हताशा के एक जटिल मिश्रण में बदल गया। अन्य लोग भी ये देखकर अचंभित रह गए, साथ ही उन्हें एक बुरा एहसास भी हुआ। बूढ़े मालिक की आंखें चमक उठीं और वह हंस पड़ा। उसने सोचा, ये तो ज्यादा सही है। जी वेंजिंग के मुंह ने ओ आकार बना लिया और उसने अविश्वास से दक्ष की ओर देखा। वह फिर से उसके पीछे जा रही है। भले ही वह अमीर और सक्षम है, लेकिन उसे चित्रा का पक्ष नहीं लेना चाहिए। प्रथम शाखा के प्रमुख राकेश शर्मा रुके, फिर अपनी बेटी की बुदबुदाहट सुनी और आश्चर्य से पूछा, दक्ष तो बस मेरे शर्मा परिवार का दामाद है, उसके पास कितना पैसा है, कितनी योग्यताएं हैं? जी वेंजिंग ने मुंह बनाते हुए कहा, वह लंबा, अमीर और सुंदर लड़का है। जी बेनिक सिंह ने उपेक्षापूर्वक उपहास किया, इसे भूल जाओ, जो जैसा है वैसा करो। चित्रा जल्दी से दक्ष के पास आया और यहाँ तक कि उसे एक विनम्र और बेहद कम मुद्रा के साथ सक्रिय रूप से अभिवादन किया, जिसने तुरंत सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उनमें से हर एक की आंखें फटी की फटी रह गईं और वह अवाक रह गया। यहाँ तक कि ओल्ड मास्टर ये क्यूई, ये लिन और राष्ट्रपति झांग और कियान भी दंग रह गए। वे तुरंत मुस्कुराने लगे। उन्होंने सचमुच उसे गलत नहीं समझा था। छोटी साली रिया ने भौहें चढ़ाईं, उसके चेहरे पर थपथपाया, वह सचमुच मेरे जीजा के लिए यहाँ है। मेरा पूर्वाभास सही था, यह महिला नाटक कर रही है जैसे उसने उसे अभी देखा हो। क्या कमीनी है। रितिका दंग रह गई। उसने दक्ष को देखा, फिर चित्रा को। उसने फुसफुसाते हुए कहा, दक्ष, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? दक्ष ने शांति से कहा, हाँ, हम करते हैं। कुछ दिन पहले उसने मुझे लूटने की कोशिश की, फिर मुझसे प्रभावित हुई। अंत में उसने मुझसे पैसे ऐंठने के लिए बीमारी का नाटक करने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय मैंने उसकी असली बीमारी ठीक कर दी। रितिका, क्या आपको लगता है कि मैं इस पर विश्वास करता हूँ? दक्ष ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, चाहे आप विश्वास करें या नहीं, मैं करता हूँ। रितिका ने आंखें घुमाईं। हालांकि उसे नहीं पता था कि दक्ष चित्रा को कैसे जानता था, फिर भी उसे अपने दिल में थोड़ी राहत महसूस हुई। आखिरकार उसका पति पूरी तरह से बेकार नहीं था। कम से कम वह जानता था कि महत्वपूर्ण लोगों से सक्रिय रूप से कैसे मिलना है और इन संबंधों को विकसित करने से उसका नेटवर्क बनेगा। चित्रा द्वारा दक्ष को दिए गए अभिवादन ने अनगिनत लोगों को अवाक कर दिया। तभी उसके पीछे बटलर एल्डम्यू भी बाहर आए और झुककर कहा, ये बूढ़ा आदमी यंग मास्टर मित्तल का अभिवादन करता है। सब लोग हौंफने लगे। हर व्यक्ति की आंखें चौड़ी हो गईं, उनके सिर में झुनझुनी होने लगी और उन्हें भय का एहसास होने लगा। हर कोई दक्ष को गौर से देख रहा था, वास्तव में यह समझने में असमर्थ था कि शर्मा परिवार का ऐसा बेकार दामाद शिल्पा परिवार के उत्तराधिकारी को जानने के लिए कैसे योग्य हो सकता है। यदि केवल चित्रा ही उनका स्वागत करने आता, तो शायद सभी लोग ये कहकर खुद को सांत्वना दे सकते थे कि वे केवल परिचित थे। मिस चित्रा बहुत ही अच्छे व्यवहार वाली थीं और किसी परिचित व्यक्ति का अभिवादन कर रही थीं। लेकिन एल्डम्यू को भी बाहर आते देख, और वह भी इतने सम्मान के साथ, सभी को तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके साथ धोखा हुआ हो। न केवल वे एक दूसरे को जानते थे, बल्कि यह भी बहुत संभव था कि दक्ष ने शिल्पा परिवार के लिए कुछ किया हो। दक्ष ने हंसते हुए कहा, चूंकि तुम यहाँ हो, बैठो और साथ में खाना खाते हैं। चित्रा बहुत खुश हुई और तुरंत मान गई। फिर वह और एल्डम्यू अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और साथ ही मेज पर बैठे कई अधिकारियों, साथ ही रितिका और उनकी माँ और बेटी का भी अभिवादन किया। रिया बड़बड़ाई, जबकि उसकी सास रुचिका अभी भी कुछ हद तक स्तब्ध थी, चीख होने में असमर्थ। उसने चित्रा को देखा, फिर दक्ष को। वास्तव में यह समझने में असमर्थ थी कि उसका बेकार दामाद इतनी सुसंस्कृत और समझदार महिला को जानने के लिए कैसे योग्य हो सकता है। शिल्पा परिवार का उत्तराधिकारी एक उच्च पदस्थ व्यक्ति था, यहाँ तक कि उनके पुराने स्वामी का दर्जा भी उससे तुलनीय था। आखिरकार शिल्पा परिवार का धन और प्रभाव 4 महान परिवारों के स्तर पर था, और शर्मा परिवार अभी भी कुछ हद तक पीछे था। चित्रा को अपनी सीट पर बैठते देख हितेश शर्मा ने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन अंततः अपनी सीट पर वापस आ गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी मेज पर बैठे लोग उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उत्तम जड़वत खड़ा रहा, उसका चेहरा गंभीर और पीला था, वह दुविधा में था। वह वहां जाकर चित्रा को खींचकर उस पर चिल्लाना चाहता था और पूछना चाहता था कि वह उसकी मेज पर क्यों नहीं है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। और अब हितेश शर्मा की मेज पर जाना सही नहीं था और न जाना भी सही नहीं था। अपनी दुविधा में उसे ये भी पता नहीं चला कि वह कैसे रमेश शर्मा की मेज पर पहुंच गया और फिर उनकी अजीब निगाहों के नीचे बस बैठ गया। वह अचंभित था। घटनास्थल पर माहौल थोड़ा अजीब और थोड़ा कठोर था। हर कोई अचंभित था, विचारों में खोया हुआ था, उन्हें होश में आने में काफी समय लग रहा था। जब उन्होंने दक्ष की ओर देखा तो उन सभी के चेहरों पर एक चुभती हुई गर्मी महसूस हुई, खासकर उन रिश्तेदारों के चेहरे पर जिन्होंने पहले दक्ष का मजाक उड़ाया था।
जिन रिश्तेदारों ने दूसरी शाखा को छोड़ दिया था वे अफसोस से भर गए, अपनी छाती पीटने लगे और पैर पटकने लगे। उन्होंने सोचा कि द्वितीय शाखा ने अपनी शक्ति खो दी है, इसलिए उन्होंने उनसे दूरी बना ली, और जब उनकी सास ने उन्हें आमंत्रित किया तब भी उन्होंने या तो टाल मटोल की या सीधे मना कर दिया। लेकिन अब उनकी मेज प्रतिष्ठित मेहमानों से भरी हुई थी। सभी सम्मानित अतिथिगण, सभी लोग जिन्हें आमंत्रित करने के लिए अन्य लोगों में होड़ मची हुई थी। यहाँ तक कि शिल्पा परिवार की उत्तराधिकारी, जिसे शर्मा परिवार आमंत्रित भी नहीं कर सका था, वह अपनी इच्छा से दक्ष की मेज पर आ गई। ये कितना बड़ा चेहरा है। मूलतः उनका भी यही चेहरा रहा होगा और वे भी सम्मान में भागीदार रहे होंगे। लेकिन अब ये सब खत्म हो गया था। वे पश्चाताप से भर गए और साथ ही उन्होंने सोचा कि क्या वे बेशर्मी से वहां जाकर शेष बची कुछ सीटों पर बैठने का प्रयास कर सकते हैं। कल दिए गए उदार सुझावों के लिए धन्यवाद। ये देखकर कि लगभग सभी लोग आ चुके थे, यहाँ तक कि चित्रा भी, जो कि एक सम्मान की बात थी। बूढ़े व्यक्ति ने सभी के अपनी सीटों पर बैठ जाने के बाद घोषणा की कि भोज शुरू हो सकता है। माहौल धीरे धीरे सामान्य हो गया। केवल कुछ लोग, जैसे हितेश शर्मा, जिन्हें अपमानित किया गया था और जो शर्मिंदा महसूस कर रहे थे, उदास रहे। अधिकांश लोग, हालांकि ईर्ष्या करते थे कि दक्ष ने इतने सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों का पक्ष प्राप्त कर लिया था, केवल ईर्ष्या कर रहे थे। इससे उनके व्यक्तिगत हितों पर कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए भोज शुरू होने के बाद हालात में काफ़ी सुधार हुआ। हालांकि रमेश शर्मा और हितेश शर्मा की मेज बहुत दुखी और उदास थी, इतना कि वे बूढ़े आदमी को टोस्ट करना भी भूल गए। रमेश शर्मा की मेज पर दो रिश्तेदार, तीसरी चाची और तीसरी दादी थीं, जिन्हें कुछ दिन पहले द्वितीय शाखा परिवार की सभा में दक्ष ने पूरी तरह से हरा दिया था। इस समय उन्हें एहसास हुआ कि दक्ष ने शक्ति प्राप्त कर ली है। कम से कम अभी के लिए वह बहुत खुश था, जबकि रमेश शर्मा के परिवार ने अपना सारा सम्मान खो दिया था। उनकी नज़रें इधर उधर घूमी और उन्होंने दक्ष की मेज पर कुछ खाली सीटें देखीं, इसलिए उन्होंने अपने वाइन ग्लास उठाए और वहां चले गए। ओह रुचिका, मैं तुम्हें टोस्ट करता हूँ। तीसरी चाची मुस्कुराते हुए आई और अपना गिलास उठाया, जिससे उनकी सास खड़ी हो गई और हंसते हुए बोली, बहन लिंग, आप बहुत दयालु हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, जरा भी दयालु नहीं। हमारी दूसरी शाखा ने रुओकिन जैसी प्रतिभा का एक स्तंभ पैदा किया है, जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, और रुओकिन ने एक अच्छे पति से विवाह किया है, जो हमारी दूसरी शाखा को पुनर्जीवित कर रहा है। वह मुस्कुराई, अपनी सास के साथ गिलास टकराए और फिर अपना पे पी गई। फिर उसने स्वाभाविक रूप से अपना गिलास खाली सीट पर रख दिया, अपनी चॉपस्टिक उठाई, भोजन का एक निवाला लिया और उसे साफ साफ खा लिया। सब लोग उसे देखते रहे। तीसरी चाची को कोई आपत्ति नहीं हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हम न्यानजियाओ, दरअसल मुझे बहुत पहले ही यह एहसास हो गया था कि हमारी दूसरी शाखा को अभी भी आपके परिवार पर निर्भर रहना पड़ता है। रुओकिन में बहुत अच्छी व्यावसायिक प्रतिभा है और दक्ष हमारा अच्छा दामाद है। हालांकि कुछ दिन पहले मेरी उससे कुछ अनबन हुई थी, लेकिन वह सब अब बीती बात है। मैंने उसे पहले ही माफ़ कर दिया है। वह मुस्कुराई, अपने लिए एक और गिलास वाइन डाली, फिर दक्ष की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोली, दक्ष, तुम हमारी दूसरी शाखा के अच्छे दामाद हो। आओ, तीसरी चाची तुम्हारे लिए एक गिलास वाइन बनाती हैं। चलो, पिछली कड़वाहट को भूल जाएं। तीसरी दादी ने भी ऐसा ही किया, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और अपना गिलास उठाया। दक्ष के सामने शराब के 2 गिलास रखे गए थे, उसके खड़े होकर गिलास टकराने का इंतजार कर रहे थे, और हर कोई उसे देख रहा था। कुछ लोगों ने पहले ही द्वितीय शाखा परिवार के सम्मेलन के बारे में सुना था। दक्ष का रवैया बहुत ही खराब था। उसने हिंसा का सहारा लिया, सिर्फ इसलिए कि उसके रिश्तेदारों ने उससे कुछ शब्द कहे थे, जिसके परिणामस्वरूप उसने अपने सभी रिश्तेदारों को नाराज कर दिया। अब तीसरी चाची और तीसरी दादी व्यक्तिगत रूप से सुलह करने के लिए आगे आईं, यहाँ तक कि उन्होंने सक्रिय रूप से पिछली अप्रियता को भूलने का सुझाव भी दिया। ये कैसी उदारता थी! जैसा कि सिस्टर लिंग और थर्ड आंटी से उम्मीद की जाती है, वे सचमुच उदार हैं। उनका आचरण आम लोगों से अतुलनीय है। दक्ष कृतघ्न था। कुछ दिन पहले पारिवारिक समारोह में उसने उन्हें पीटा था, लेकिन आज वे बीती बातों को भूलकर सक्रिय रूप से सुलह की कोशिश कर रहे हैं। उस बेकार दामाद को, अगर उसमें जरा भी ज़मीर है, तो खड़े होकर सिस्टर लिंग और उन दोनों से ईमानदारी से माफ़ी मांगनी चाहिए और फिर पुरानी शिकायतों को दूर करने के लिए पीना चाहिए। हर कोई चर्चा कर रहा था, पिछली घटनाओं से स्पष्ट रूप से अवगत था, और सभी का मानना था कि दक्ष गलत था। रितिका की आंखें भी चमक उठीं और वह जल्दी से खड़ी हो गई, स्पष्ट रूप से अपने रिश्तेदारों के साथ सुलह करने और पिछली अप्रियता को हल करने की उम्मीद कर रही थी। उसकी सास रुचिका और भी अधिक प्रसन्न हुई। वह इतनी जोर से मुस्कुराई कि उसके पिछले दाढ़ दिखाई देने लगे और बोली, हाँ हाँ हाँ, चलो पिछली अप्रियता को भूल जाएं। हम सब रिश्तेदार हैं, एक बड़ा परिवार हैं। कोई भी झगड़ा बस पारिवारिक मामला है और वह हंसी मजाक में खत्म हो जाएगा। बोलते हुए उसने तुरंत तीसरी चाची और तीसरी दादी से बैठने का आग्रह किया। दोनों चाची हंसी, फिर सीधे बैठ गईं और भोजन का एक निवाला लिया, लेकिन उन्होंने अभी भी अपने गिलास पकड़े हुए थे क्योंकि दक्ष ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई थी।
रमेश शर्मा की मेज पर सभी के चेहरे हरे हो गए, खासकर आरती, जिसका चेहरा और भी गहरा था। ये दोनों बूढ़ी चीजें बहुत जल्दी अपना चेहरा बदल लेती हैं। क्या उन्हें लगता है कि अब भी पक्ष बदलना उपयोगी है? उत्तम उस समय अचंभित रह गया जब उसके फोन पर अचानक एक संदेश आया। उसने उस पर नजर डाली, उसकी आंखें चमक उठीं। यह उसके पिता की ओर से था। मेरे बेटे उत्तम, क्यूई संप्रदाय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण मामले की घोषणा करने के लिए 4 विशेषज्ञों को सागरनगर शहर भेजा है, जो आज पहुंच सकते हैं। मुझे आशा है कि आप उनका स्वागत करेंगे। फिर उसने उसे कई विशेषज्ञों के स्थान भेजे। किसी कारण से उत्तम को हमेशा लगता था कि ये विशेषज्ञ जिस दिशा में जा रहे थे वह शर्मा परिवार था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह तुरंत उत्तेजना से भर गया। उसके सिर में खून दौड़ने लगा। वह बहुत उत्साहित था, उसका मौका आ गया था। आरती और अन्य लोगों ने उत्तम को हैरान और चिंतित भाव से देखा। उत्तम, क्या तुम ठीक हो? उत्तम ने ऊपर देखा, उसकी आंखें लाल हो गईं और वह हंस पड़ा। मैं ठीक हूँ, मैं पहले से बेहतर हूँ। क्यूई संप्रदाय के लोग आ रहे हैं। हाँ, ये लोग एक ऐसे संप्रदाय के लोग हैं जो कुलीन परिवारों से ऊपर हैं। और 4 विशेषज्ञ एक साथ आ रहे हैं, एक घोषणा करने के लिए, और वे अपने शर्मा परिवार में भी आ रहे हैं। यह अविश्वसनीय है। बाई बेइक्सुआन के बेटे के रूप में उत्तम को क्यूई संप्रदाय का आधा सदस्य माना जाता था। जब समय आया, उत्तम ने दक्ष की तरफ देखा तो चित्रा को छोटे छोटे निवाले खाते हुए, होंठ चाटते हुए, लालच से भरी आंखों में देखा। जब उसने दक्ष को देखा तो उसकी आंखें ठंडक से भर गईं। दक्ष, चलो पिछली अप्रियता को भूल जाते हैं। तीसरी चाची और तीसरी दादी बुजुर्गों के रूप में आपको टोस्ट कर रही हैं। आप उठ क्यों नहीं रहे हैं? उसकी सास ने दक्ष की कठोरता और प्रतिक्रिया की कमी देखी और तुरंत नाराज हो गई। उसने दक्ष का कंधा भी थपथपाया। अगर इतने सारे बाहरी लोग न होते तो शायद वह उसे पहले ही डांटना शुरू कर देती। लेकिन अब भी वह चिढ़ी हुई थी। दक्ष, तुम वहां हक्के बक्के क्यों खड़े हो? कोई तुम्हें टोस्ट कर रहा है और तुम उठ नहीं रहे हो। ये बहुत असभ्य है। वे सब बड़े हैं। तुमने पहले ही लोगों को पीट कर गलती की थी। अब जब तीसरी चाची और तीसरी दादी व्यक्तिगत रूप से सुलह करने आई हैं, तो अगर तुम आभार व्यक्त नहीं भी करो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम उनका टोस्ट भी नहीं पियोगे। तुम क्या करना चाहते हो? उसकी सास नाराज थी। रितिका की अभिव्यक्ति भी थोड़ी नाखुश थी। हालांकि वह नहीं चाहती थी कि दक्ष को ऐसे समय में डांटा जाए, ये बहुत शर्मनाक होता। लेकिन उसे ये भी लग रहा था कि दक्ष बहुत ज्यादा नासमझ है। रिश्तेदारों के साथ मेल मिलाप करने के ऐसे अच्छे अवसर पर गुस्सा दिखाना अपमानजनक होगा और अन्य रिश्तेदार उन्हें पूरी तरह से नीची नज़र से देखेंगे। तीसरी चाची और तीसरी दादी पहले से ही बैठी हुई थीं और हल्की सी मुस्कुराईं। दक्ष को उसकी सास से डांट खाते देख वे बहुत खुश हुईं। विशेष रूप से तीसरी चाची। पिछली सभा में दक्ष के कई दांत टूट गए थे, जिन्हें अभी तक ठीक नहीं किया गया था, और उसका पैर टूट गया था, अभी भी प्लास्टर में था, जिससे वह लंगड़ा रही थी। धिक्कार है। अगर तुम इतने सारे महत्वपूर्ण लोगों को नहीं जानते तो क्या मैं तुम्हारे साथ समझौता कर पाता? काश मैं तुम्हारा मांस खा सकता और तुम्हारी खाल उतार सकता, लेकिन चूंकि तुम इतने सारे महत्वपूर्ण लोगों को जानते हो तो इस बार तुम मेरी माफ़ी के हकदार हो। बाद में जब मैं तुम्हारा खून चूस लूंगा तो मैं तुम्हें दाग दूंगा। हम्फ। तीसरी चाची बाहर से मुस्कुराईं, लेकिन उनके मन में उपहास था। उसे विश्वास नहीं था कि उसके उदार सुलह के साथ दक्ष उसका अनादर करने की हिम्मत करेगा। दक्ष ने शराब का गिलास उठाया। उसकी सास का चेहरा थोड़ा ढीला पड़ गया और रितिका ने भी राहत की सांस ली। तीसरी चाची और तीसरी दादी ने अपनी आंखें घुमाईं और बहुत आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराईं और सोचा, क्या हम तुम्हें संभाल नहीं सकते? दक्ष ने अपना गिलास उठाया और तीसरी चाची और तीसरी दादी ने गिलासों को टकराने के लिए हाथ बढ़ाया और हंसने लगीं। लेकिन इससे पहले कि वे छू पाते, पीना चाहते हो? जाओ पी लो। दक्ष ने वास्तव में शराब सीधे जमीन पर उड़ेल दी। आज दोपहर 2 और अपडेट होंगे। सिजल सिजल सिजल। दक्ष ने अपना वाइन ग्लास उठाया और फिर उसे जमीन पर उड़ेल दिया। सब लोग, उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव बदल गए। तीसरी चाची और तीसरी दादी के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए, उनकी आंखें भयंकर हो गईं और उनके हाव भाव बेहद गंभीर हो गए। उन्होंने अपने शराब के गिलास जोर से जमीन पर पटक दिए। दक्ष, तुम निकम्मे हो। तुम हमारे शर्मा परिवार के निकम्मे दामाद के अलावा कुछ नहीं हो। तुम इतना घमंडी क्यों बन रहे हो? तीसरी चाची जीलिंग दहाड़ी। कुछ दांत टूट जाने के कारण उनकी आवाज़ थोड़ी भारी थी, लेकिन इससे उनकी उग्र दहाड़ कम नहीं हुई। उसका चेहरा विकृत था, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर और पूरी तरह से क्रोधित थी। हम अच्छे इरादे से आपके लिए टोस्ट पेश करने आए थे, लेकिन आपने टोस्ट लेने से इनकार कर दिया और इसके बजाय सज़ा को चुना। आपने ज़मीन पर अच्छी शराब उड़ेलकर हमारे अच्छे इरादों को भी बर्बाद कर दिया। वाह, कुत्ते जैसी चीज़। हमने तुम्हें सम्मान दिया, पर तुम चाहते ही नहीं। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि हम तुम्हारी चापलूसी करने आए हैं? बेशर्म चीज़, हमारे साथ ऐसा व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
तीसरी चाची और तीसरी दादी ने तुरंत गालियां देनी शुरू कर दीं। दोनों ने अपने हाथ घुमाकर कुर्सियां गिरा दीं और साथ ही अपने सामने रखे चावल के कटोरे उठाकर जमीन पर पटक दिए। हर कोई उन्हें देख रहा था और वे बिल्कुल भी भयभीत नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगा कि पहले ही अपना रुख कम करके उन्होंने पहले ही अनगिनत लोगों की सहानुभूति और प्रशंसा प्राप्त कर ली है। उनके लिए दक्ष के साथ बुजुर्गों के रूप में सामंजस्य स्थापित करना कितनी उदारता का परिचय था। अब उनका क्रोध केवल अपमान का परिणाम था और यहाँ तक कि ओल्ड मास्टर भी उन्हें दंडित नहीं कर सकते थे। तीसरी चाची ने दक्ष की नाक की ओर इशारा किया और सीधे गाली देना शुरू कर दिया, तुम हमारे शर्मा परिवार के बेकार दामाद हो। सच कहूं तो हमारे शर्मा परिवार का दामाद मेज पर बैठने के भी लायक नहीं है। तुम्हें यहाँ खाने की इजाज़त देकर ही तुम्हारी बड़ी इज्जत हो रही है। मिस्टर झांग, मिस्टर ये, मिस्टर वांग और मिस डिंग आए थे। क्या तुम्हें लगता है कि वे तुम्हारे लिए आए थे? वे हमारे शर्मा परिवार के सम्मान में आए थे। तुम तो बस एक बेकार दामाद हो। तुम्हें उनके साथ एक ही मेज़ पर बैठने का क्या अधिकार है? और तुम्हें हम दोनों बुजुर्गों को इस तरह अपमानित करने का क्या अधिकार है? सास रुचिका को तुरंत सिर दर्द होने लगा। रितिका भी असहाय होकर चुपचाप दक्ष को खींचने लगी। उसने दक्ष को दोष नहीं दिया, लेकिन वह थोड़ी निराश महसूस कर रही थी। हालांकि उसने पहले ही तय कर लिया था कि अगर परिवार ने उसे सचमुच सजा दी या अगर इस जन्मदिन के भोज में कुछ गड़बड़ हुई तो वह दक्ष की जिम्मेदारी लेगी। यदि जरूरत पड़ी तो वह दूसरी शाखा से हट जाएगी। सास रुचिका को भयंकर सिर दर्द हो रहा था। उन्होंने जल्दी से कहा, बहन लिंग, तीसरी चाची, कृपया नाराज न हो। दक्ष नासमझ है, वह लापरवाही से काम कर रहा है। जब हम वापस आएंगे तो मैं उसे सबक सिखाऊंगी। वाह! तीसरी चाची ने मुंह भर लार जमीन पर थूकते हुए उपहास किया, इस बात की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए कि इस मेज पर बैठे सभी मेहमान शर्मा परिवार के प्रतिष्ठित मेहमान थे। उसे दूसरे रिश्तेदारों, खासकर बूढ़े मालिक के हाव भावों की भी परवाह नहीं थी। खैर, उसे लगता था कि वो सही है, इसलिए कोई बड़ा हंगामा करने से दक्ष की भी बदनामी हो सकती थी। ये भी बहुत संभव था कि इस बार वह दक्ष को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती थी। तीसरे अंकल हितेश शर्मा और रमेश शर्मा की मेज़ पर बैठे लोगों की आंखें चमक उठीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हालात इतने अचानक बदल जाएंगे। परिवर्तन इतने तीव्र थे कि वे लगभग जोर जोर से हंसने लगे। दक्ष बहुत मूर्ख है, वह इतना मूर्खतापूर्ण काम कैसे कर सकता है? किसी ने उसे टोस्ट दिया था। अगर वह उसे स्वीकार न भी करे तो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे कंजूस समझेंगे और उसे थोड़ा नीचा दिखाएंगे। लेकिन उसने शराब ज़मीन पर उड़ेल दी। क्या वह मुर्दों को टोस्ट कर रहा है? हाँ, उसने तीसरी चाची और तीसरी दादी की शाखाओं के सभी लोगों को और यहाँ तक कि अन्य शाखाओं के लोगों को भी पूरी तरह से नाराज कर दिया है। वास्तव में शर्मा परिवार में लगभग सभी के चेहरे पर अप्रिय भाव थे। उनकी नज़र में दक्ष की हरकतें कृतघ्न थीं। हालांकि तीसरी चाची और तीसरी दादी ने चापलूसी के साथ टोस्ट पेश किया और दक्ष को समझौता करने के लिए मजबूर करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने टोस्ट की पेशकश की। फिर शराब को ज़मीन पर उड़ेलना और दूसरों के मुंह पर इस तरह थप्पड़ मारना बहुत ही अशोभनीय था। शर्मा परिवार के सभी सदस्य बहुत क्रोधित थे। उन सभी को लगा कि दक्ष अत्यधिक और बहुत अज्ञानी थी। तुरंत ही सब लोग कानाफूसी करने लगे। यहाँ तक कि मेहमान भी आपस में बातें कर रहे थे, भौहें चढ़ा रहे थे और दक्ष की तरफ उंगलियां उठा रहे थे। तीसरी चाची और तीसरी दादी ने केवल कुछ वाक्य सुने, लेकिन वे जानती थीं कि ये सभी लोग दक्ष की आलोचना कर रहे थे और उनका दिल और भी शांत हो गया। वे नैतिक रूप से ऊंचे स्थान पर थे, वे कमजोर पक्ष थे। ये लोग उनकी मदद करेंगे। और वे बुजुर्ग थे और दक्ष का अनादर मतलब था कि वह गलत था। इसलिए यद्यपि वे क्रोधित दिखाई दे रहे थे, वे मन ही मन आत्मसंतुष्ट भी थे और साथ ही उन्होंने उपहास करते हुए कहा, चूंकि आप सम्मान की कद्र नहीं करते, इसलिए हमें आपसे सब कुछ छीन लेने के लिए दोष मत दीजिए। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे साथ बड़े बड़े मेहमान हैं, तुम जो चाहो कर सकते हो। तुम तो बस एक निकम्मे दामाद हो। अगर मिस डिंग और बाकी लोग तुम्हें अपने परिवार से इतना अलग थलग और संस्कारहीन देखेंगे तो वे तुम्हें ज़रूर छोड़ देंगे। उन दोनों ने ये सोचा और उन्हें बहुत गर्व महसूस हुआ। फिर तो उनका साहस और भी बढ़ गया। तीसरी चाची ने पीछे हटने को एक कदम आगे बढ़ाया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे रो पड़ी, दक्ष, कुछ दिन पहले हमने तुमसे बस कुछ ही बातें कही थीं और नतीजा ये हुआ कि तुमने हमारे परिवार के कई लोगों और एक सहयोगी शाखा के दर्जनों लोगों को इतना पीटा कि वे सब जमीन पर अपने दांत ढूंढने लगे। तुम बहुत दुष्ट हो, तुम इंसान ही नहीं हो। हम तुम्हारे बड़े हैं, तुम्हें कुछ बातें कहने में क्या हर्ज है? तीसरी दादी भी वहां मौजूद थी, अपनी छड़ी पर झुककर गुस्से से सिर हिलाया। साथ ही उन्होंने अपना चेहरा थपथपाया और कहा, देखो सब लोग, देखो, मेरे चेहरे पर ये जूते के सींग के निशान अभी भी दक्ष के पैरों के निशान हैं। सब ने देखा, वे झुर्रियां थीं, लेकिन वास्तव में वे जूते के सींग के निशान जैसे दिखते थे।
थप्पड़। जब तीसरी दादी ने भावुक होकर बात की तो उन्होंने दक्ष के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया और गाली देते हुए कहा, तुम शर्मा परिवार के बदमाश हो, तुम्हारे जैसा दामाद होना हमारे शर्मा परिवार के लिए अपमान की बात है। बड़ों को पीटना, अनुशासन से इनकार करना। अब हमने सुलह करने और तुम्हें एक मौका देने की पहल भी की, लेकिन तुमने शराब जमीन पर उड़ेल दी और हमें इस तरह अपमानित किया। तुम 10,000 मौत मरने के लायक हो। तीसरी चाची ने उपहास किया, लेकिन वह दयनीय होने का नाटक करते हुए जोर से रोईं, हे भगवान, कोई न्याय नहीं है। क्या हमारे शर्मा परिवार में कोई नहीं है जो हमारे लिए खड़ा हो सके? बूढ़े मालिक ने उसकी चीख सुनी और तुरंत उसके सिर में दर्द होने लगा। वह सख्ती से चिल्लाया, चुप हो जाओ। तीसरी चाची चौंक गईं, लेकिन उन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया। इसके बजाय वह और भी जोर से रोईं, दौड़कर आईं, जमीन पर घुटनों के बल बैठ गईं और विलाप करते हुए बोली, बूढ़े मालिक, हम सब जानते हैं कि आप दक्ष के प्रति पक्षपाती हैं, लेकिन दक्ष ने हमारी शाखा को इस तरह अपमानित किया है। आपको हमारे साथ न्याय करना होगा। क्या हमें ये समझना चाहिए कि हमारे शर्मा परिवार में तर्क करने की कोई जगह नहीं है? सब लोग, आज हमें अपमानित किया जा रहा है और कल वह तुम्हारे सिर पर शौच करने की हिम्मत करेगा। वह दक्ष पूरी तरह से अमानवीय है। तीसरी चाची की तीखी चीख और तीसरी दादी भी आगे आकर घुटनों के बल बैठ गईं। हालांकि वे शर्मा परिवार की एक ही शाखा से थीं, वे बूढ़ी थीं और उनकी वरिष्ठता अलग थी। विशेष रूप से तीसरी दादी, जो पुराने मास्टर की ही पीढ़ी की थी, वह भी जमीन पर घुटने टेक कर विलाप करने लगी। इससे बूढ़े मास्टर का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन वह असहाय था, केवल निराशा में घूरने में सक्षम था। शर्मा परिवार में हर कोई उत्तेजित था। वे खड़े होकर दक्ष को पूरी तरह से नंगा करना चाहते थे, जिसके लिए वे लंबे समय से ईर्ष्या से जल रहे थे। इस बीच मेहमान चंचल भाव से यह नाटक देख रहे थे और उंगलियां उठा रहे थे। उन सभी ने अपने सिर हिलाए, यह महसूस करते हुए कि इस बार दक्ष शायद पूरी तरह से खत्म हो गया था और यह बहुत संभावना थी कि उसे शर्मा परिवार से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसा लगा जैसे ये केवल एक क्षण था। दक्ष पहले से ही एक निकम्मा दामाद बन चुका था, जिसे शर्मा परिवार में हर कोई बुरा भला कहता था। शर्मा परिवार में हर कोई उसे घूर रहा था और हर कोई चाहता था कि वे उससे सब कुछ छीन लें। उनकी सास रुचिका और उनका परिवार हतप्रभ रह गया। यहाँ तक कि रिया भी दंग रह गई, भले ही उसे दक्ष पर कितना भी भरोसा क्यों न हो। इस समय उसने ये भी महसूस किया कि दक्ष चीज़ों को बदलने में शक्तिहीन थी। उनकी तीसरी चाची और तीसरी दादी द्वारा चुना गया समय बिल्कुल सही था। पहले तो उन्होंने टोस्ट पेश किया, सुलह की पहल की, जो असल में सिर्फ यहाँ एक सीट पाने के लिए थी। लेकिन ऊपरी तौर पर यह एक सक्रिय सुलह थी, जिससे लोगों में उदारता का भाव पैदा हुआ। तीसरी चाची और तीसरी दादी की छवि पहले ही ऊंची हो चुकी थी, सभी ने उन्हें सकारात्मक दृष्टि से देखा था। इसके बजाय उन्हें लगा कि यह सब दक्ष की गलती थी। तुम्हारे बुजुर्गों ने तुमसे कुछ बातें कहीं और तुमने हिंसा का सहारा लिया, फिर भी उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया। अंतर तुरंत स्पष्ट हो गया। इस समय दक्ष पहले से ही नुकसान में था। इसके तुरंत बाद दक्ष ने शराब को जमीन पर उड़ेल दिया, उसे चारों ओर घुमाया। यह मृतकों को शराब पिलाने के समान था, जो एक बहुत बड़ा अपमान था। बड़ों के प्रति घोर अनादर। इस प्रकार तीसरी चाची और तीसरी दादी तुरंत ही असुरक्षित पक्ष बन गईं। लगभग सभी लोग कमजोर लोगों के प्रति सहानुभूति रखते थे। उनका मानना था कि वे स्वाभाविक रूप से सही हैं, केवल सत्ता के बल पर उन्हें धमकाया जा रहा है। इन दो चालों के बाद दक्ष तुरंत नुकसान में आ गया। यहाँ तक कि अगर ओल्ड मास्टर भी हस्तक्षेप करते तो भी वे इसे दबा नहीं पाते। निश्चित रूप से बूढ़े मास्टर ने दहाड़ लगाई, लेकिन ये बेकार था। एक कबीले के बुजुर्ग ने पहले ही 2 बार अपना गला साफ कर दिया था, तीसरी चाची की शाखा के लिए समर्थन दिखा रहा था। तो रिया हक्का बक्का और घबरा गया। उसकी सास और ऋतिका और भी अधिक घबरा गए, दोनों ही असमंजस में थे। उसकी सास ने तो दक्ष को दोषी ठहराया, उसके पास जाकर उसे खींच लिया और चाहती थी कि वह जल्दी से घुटने टेक कर उनसे माफ़ी मांगे। दक्ष, तुमने गलती की है, जल्दी करो और घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगो, उनसे माफ़ी मांगो, वरना अगर परिवार ने तुम्हें सजा दी तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। दक्ष अविचलित रहा, मुझे किसी के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। तीसरी चाची और तीसरी दादी ने यह सुना और तुरंत क्रोधित हो गईं। दक्ष, क्या तुम इतने घमंडी हो गए हो? आप गलती करते हैं और उसे मानने से इनकार करते हैं। आपने पहले हम पर हमला किया, फिर हमें अपमानित किया। शर्मा परिवार आपके जैसा दामाद पाकर शर्मिंदा है। उसने अपने हाथों को कप में भरकर कहा, बूढ़े गुरु, आदरणीय कुलगुरुजनों, मैं अनुरोध करती हूं कि ऋतिका और दक्ष के बीच विवाह अनुबंध को भंग कर दिया जाए और उसे शर्मा परिवार से निष्कासित कर दिया जाए। हमारा शर्मा परिवार इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वास्तव में वे दक्ष को शर्मा परिवार से निष्कासित करना चाहते थे। बूढ़े मास्टर का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। ऋतिका का चेहरा भी पीला पड़ गया और वह जल्दी से खड़ी हो गई और बोली, नहीं, मैं उसके साथ विवाह अनुबंध को भंग नहीं करूंगी।
तीसरी चाची का चेहरा क्रूर था और उन्होंने जमीन पर थूकते हुए कहा, तुम वेश्या, तुमने हमारे शर्मा परिवार को पूरी तरह से बदनाम कर दिया है। दक्ष कितना नीच है, एक निकम्मा इंसान, फिर भी तुम उसकी इतनी रक्षा करती हो। दक्ष का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसे शाप दिया जा सकता था और वह उसे सहन कर लेता था, लेकिन अपनी पत्नी को अपमानित करने का साहस करना, ये तो उन्हें बहुत बड़ा सम्मान दे रहा था, है न? वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और बिना कोई भाव व्यक्त किए चला गया। तीसरी चाची और तीसरी दादी तुरंत डर के मारे 2 कदम पीछे हट गईं। उन्हें उस रात दक्ष की दुर्जय युद्ध क्षमता याद आ गई और उनके दिल भय से भर गए। लेकिन इतने सारे लोगों को देखते हुए वे पीछे नहीं हट सके, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। तीसरी चाची ने ठंडी आवाज में कहा, दक्ष, क्या तुम अब भी लोगों को मारना चाहते हो? कोई बात नहीं, हम तुम्हारे बड़े हैं, अगर तुम हमें मारते हो तो तुम गलत हो। कोई बात नहीं, हमने तुमसे कुछ कहा था और तुमने हमें पहले मारा था, इसलिए तुम गलत थे। और फिर हमने तुम्हारे लिए टोस्ट पेश किया और तुमने शराब नहीं पी, जो जख्म पर नमक छिड़कने जैसा था। तीसरी दादी ने भी कहा, अब भी तुम हमें सबके सामने मारना चाहते हो? अगर हिम्मत है तो और हमें मारो। इतने सारे कबीले के सदस्यों और मेहमानों के सामने ये बूढ़ी औरत देखना चाहती है कि हमें मारने का तुम्हें क्या अधिकार है? आओ, मुझे मारो। थप्पड़ थप्पड़। दक्ष ऊपर गया और उनमें से प्रत्येक को थप्पड़ मारा, जिससे वे जमीन पर गिर गए। हिस। हर कोई स्तब्ध था, हौंफ रहा था। अरे, कितना निर्दयी! क्या उसने सचमुच उन्हें मारने की हिम्मत की? हर कोई अचंभित और हैरान था। शुरुआती सदमे के बाद पूरा शर्मा परिवार गुस्से से भर गया। मेहमान भी हैरान हो गए, लेकिन वे और भी अधिक गपशप करने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दक्ष सचमुच हमला करने की हिम्मत करेगा। आखिरकार इतने सारे लोगों के सामने लोगों को पीटने से इस बात की पुष्टि हो गई कि उसने अपने बड़ों पर हमला किया था। बैंग बैंग बैंग। दक्ष ने उन दोनों को लात घूंसों से मारा, उन्हें तब तक पीटा जब तक वे लगातार चिल्लाने नहीं लगे। लेकिन किसी ने भी लड़ाई को रोकने या समझाने के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं की। शर्मा परिवार में सभी के चेहरे गंभीर थे। तीसरे चाचा दादा, जो शर्मा परिवार के अनुशासन के प्रभारी थे, ने भौहें चढ़ाकर कहा, कोई इन्हें अलग करो। लोग तुरंत उन्हें खींचने के लिए आगे बढ़े, लेकिन वे दक्ष को खींच नहीं पाए। दक्ष खुद ही रुक गया और उन दोनों के चेहरों पर थूक भी दिया। कुछ ही पलों में वे दोनों केवल छटपटा रहे थे, रोने में भी असमर्थ थे। जिसने भी इसे देखा, उसकी सांसें थम गईं। उसने उन्हें बहुत जोर से मारा। दक्ष ने थूकते हुए कहा, बूढ़े, अपनी उम्र का जरा भी लिहाज नहीं करते। क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं बाहरी हूं? फिर मैं किसी बुजुर्ग पर हमला कैसे कर सकता हूं? हर कोई दंग रह गया, उसकी बात में दम था। लेकिन जी शांगफेई की तरफ से एक रिश्तेदार तुरंत खड़ा हुआ और सख्ती से बोला, दक्ष, तुम शब्दों को तोड़ मरोड़ रहे हो। तुम अब भी हमारे शर्मा परिवार के दामाद हो, कोई बाहरी नहीं, तुम। दक्ष ने ठंडी आवाज में कहा, चूंकि मैं कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए उनका मुझे लगातार बाहरी कहना न केवल मेरी निंदा कर रहा है, बल्कि शर्मा परिवार द्वारा अपने परिवार के सदस्यों के साथ किए गए व्यवहार की भी निंदा कर रहा है। मैं सभी से पूछना चाहता हूं कि यदि आपकी बेटी है और उसकी शादी हो जाती है, लेकिन उसके पति के साथ आपके अपने जैसा व्यवहार नहीं किया जाता, तो आपको कैसा लगेगा? सभी लोग तुरंत दंग रह गए। बेटी किसकी नहीं होती? अब ध्यान से सोचने पर उन्हें भी लगा कि तीसरी बुआ और तीसरी दादी तो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गईं। हालांकि दक्ष का उपनाम अलग था, फिर भी वह अंततः दामाद ही था। शर्मा परिवार से निकाले जाने से पहले आपने उसे बार बार बाहरी व्यक्ति कहा था और तरह तरह की अप्रिय बातें कही थीं, जो वाकई आपकी उम्र का कोई सम्मान नहीं था। दक्ष ने आगे कहा, मैंने उन्हें पहले क्यों मारा? इसकी एक वजह यह भी थी कि उन्होंने मुझे एक बाहरी व्यक्ति मानकर अपमानित किया, शर्मा परिवार को गंभीरता से नहीं लिया। दूसरी बात, उन्होंने मेरे दिवंगत पिता को भी अपमानित किया था। हर कोई दंग रह गया, तुरंत चौंक गया। बहुत से लोग दक्ष की पृष्ठभूमि के बारे में जानते थे। उसके पिता का ओल्ड मास्टर के साथ अच्छा रिश्ता था। 1 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई और फिर दक्ष एक लिव इन दामाद बन गया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि तीसरी चाची और तीसरी दादी वास्तव में दक्ष के मृत पिता का अपमान करेंगी। मृतकों का सम्मान किया जाना चाहिए। दक्ष द्वारा उन्हें मारना अन्यायपूर्ण नहीं था। ये सुनकर बूढ़े मालिक भी गुस्से से भर गए। उन्होंने उनके पुराने दोस्त को अपमानित करने की हिम्मत कैसे की? थोड़ी ही देर में दक्ष के शब्दों ने तुरंत शर्मा परिवार में सभी को और कुछ मेहमानों को उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करने पर मजबूर कर दिया और वे तीसरी चाची और दूसरी महिला से बहुत घृणा करने लगे। रमेश शर्मा का परिवार चिंतित होने लगा। उन्होंने इस अवसर का उपयोग दक्ष को शर्मा परिवार से पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए करने की योजना बनाई थी। वे भी मन ही मन आश्चर्यचकित थे। शर्मा परिवार का ये निकम्मा दामाद, जो एक धुलमुल, डरपोक और निकम्मा था, जो परिवार में शामिल होने के बाद 1 साल तक लोगों से दूर रहा, वह अचानक इतना वाकपटु कैसे हो गया? हालांकि सबसे ज्यादा हैरान तो रितिका और उनकी सास रुचिका थे। वे पहले से ही अचंभित थे, मानो दक्ष से पहली बार मिल रहे हों।
वह अचानक एक अलग व्यक्ति कैसे बन गया, जो अपना बचाव करने में सक्षम था और इतनी तार्किकता से बात करने में सक्षम था। हालांकि यह अभी खत्म नहीं हुआ था। दक्ष अचानक थोड़ा दुखी हुआ। उसने अपना वाइन ग्लास उठाया, उसे फिर से भरा और फिर, मानो उसने पहले टोस्ट लेने से मना कर दिया हो, उसे जमीन पर उड़ेल दिया। कई लोगों के चेहरे हरे हो गए, लेकिन दक्ष के चेहरे पर एक दुखद भाव था और उसने कहा, ऐसा नहीं था कि मैं अभी अनादर कर रहा था, लेकिन मैंने अपने दिवंगत पिता के प्रति तीसरी चाची और तीसरी दादी के अनादर के बारे में सोचा, इसलिए मैंने अंडरवर्ल्ड में अपने दिवंगत पिता को शराब का एक गिलास पेश किया। कौन जानता था, मुझे सभी ने गलत समझा था और फिर उन दोनों ने इसका फायदा उठाया। तीसरी चाची और तीसरी दादी, जो जमीन पर लेटी हुई थीं, बोल नहीं सकती थीं, लेकिन उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और वे मन ही मन सोच रही थीं, ये तो बुरा है। इस समय हर कोई दक्ष को घूर रहा था। पहले का तनाव और गुस्सा गायब हो गया था। इसके स्थान पर दया, गहरी आत्मग्लानि और अपराधबोध था। शर्मा परिवार और मेहमानों में से हर किसी को अपराधबोध की भावना महसूस हुई। उन्हें लगा कि उन्होंने दक्ष को गलत समझा था और उसके साथ गलत किया था। यहाँ तक कि रितिका का दिल भी नर्म पड़ गया और दक्ष की घुटी हुई अभिव्यक्ति को देखकर उसकी आंखें लाल हो गईं। उस रात वह बहुत क्रोधित था क्योंकि उसके रिश्तेदारों ने उसके ससुर को अपमानित किया था। वह बहुत दयनीय है। यह विचार केवल रितिका का ही नहीं था, रमेश शर्मा और हितेश शर्मा की दो मेजों को छोड़कर वहां उपस्थित सभी लोगों का भी यही विचार था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मामले की सच्चाई ऐसी होगी। दक्ष अनुचित नहीं था, न ही वह अपने बड़ों के प्रति अनादरपूर्ण था। इसके विपरीत दोनों मौसियां अपने बड़ों के प्रति अनुचित और अनादरपूर्ण व्यवहार कर रही थीं, यहाँ तक कि किसी के दिवंगत पिता का भी अपमान कर रही थीं। ये सरासर बेशर्मी और अतिशयोक्ति थी। जी लिंग और अन्य लोग वास्तव में बहुत ज्यादा थे। दरअसल मैंने बहुत पहले ही इस पर ध्यान दिया था। जी लिंग और वह व्यक्ति दक्ष को बुरी बुरी बातें कह रहे थे। ये वाकई घिनौना और अपने बड़ों के प्रति अपमानजनक था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ दिन पहले पारिवारिक समारोह में उन्होंने दक्ष के दिवंगत पिता का भी अपमान किया। भले ही वह दामाद ही क्यों न हो, चाहे वह कितना भी निकम्मा क्यों न हो, वह इतना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस बार मुझे सच में लगता है कि दक्ष ने अच्छा किया। हालांकि लोगों को मारना गलत है, लेकिन जी लिंग और बाकी लोग इसके हकदार थे। शर्मा परिवार का स्वर बदलने लगा। जो लोग तटस्थ थे वे सब दक्ष के बचाव में बोल पड़े। सामान्य प्रवृत्ति, कमजोर लोग सही हैं। हालांकि दक्ष ने किसी को मारा, पर वह कमजोर ही था। आखिरकार मृतक सर्वोपरि हैं। किसी के लिए अपने पिता के लिए हिंसा का सहारा लेना सचमुच दयनीय है। यहाँ तक कि पुत्र भक्ति का ऐसा प्रदर्शन भी स्वर्ग को हिला सकता है। कई लोग पहले से ही इससे प्रभावित थे, जैसे कि मिस डिंग, जिन्होंने चुपके से अपने आंसू पोंछे। ऐसा प्रतीत हुआ कि यह बात उनके दिल को छू गई। पास खड़े बूढ़े म्यू ने चुपके से अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसे यकीन नहीं हुआ कि दक्ष ने सिर्फ अपने दिवंगत पिता की वजह से किसी को मारा होगा। पहले वाला टोस्ट बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उसने बताया था। दक्ष विशुद्ध रूप से दो चाचियों को बलिदान दे रहा था, उन्हें अपमानित कर रहा था। लेकिन वह ये बात जोर से नहीं कह सकता था। रिया और जी वेंजिंग भी दंग रह गए। पहले तो दोनों को लगा कि दक्ष को बचाना नामुमकिन है। अब वे बहुत आश्चर्यचकित हुए और साथ ही उन्होंने चुपके से अपने होंठ भींच लिए। वे ये भी नहीं मानते थे कि दक्ष ने अपने दिवंगत पिता के कारण ऐसा किया था। वह कभी भी दोनों चाचियों को अपने पिता को अपमानित करने की अनुमति नहीं देगा। फिर ये याद करते हुए कि जब तीसरी चाची ने रितिका का अपमान करना शुरू किया था तब दक्ष ने कार्रवाई की थी, उनके दिमाग सक्रिय हो गए। विशेष रूप से रिया, चूंकि आप मेरी बहन के लिए खड़े हैं, इसलिए मैं आपको बेनकाब नहीं करूंगी। दक्ष के शब्दों ने उसे कमजोर की स्थिति में डाल दिया, जिससे दोनों चाचियों को तुरंत 1000 लोगों द्वारा निंदा की गई और मुंह से खून निकला। वो झूठ बोल रहा है, हमें बदनाम कर रहा है। हालांकि हमने चुपके से उसके पापा को कोसा था, पर उसके मुंह पर नहीं कहा। वाह। दोनों चाची बहस करना चाहती थीं, लेकिन गलती से उनके मुंह से असली विचार निकल गए और खून की एक और धारा बह निकली। रमेश शर्मा परिवार, जो मदद करने का इरादा रखता था, सभी इस बिंदु पर बटेरों की तरह बैठ गए, ये दिखावा करते हुए कि कुछ भी गलत नहीं था। वाह बूढ़े मास्टर, नहीं। दोनों चाची तुरंत रोने लगी और विनती करने लगी और उसी समय उनके परिवार भी बाहर आ गए और दया की भीख मांगने के लिए जमीन पर घुटने टेक दिए। हालांकि किसी को उन पर दया नहीं आई। वे तो दक्ष का समर्थन करने के लिए भी तैयार थे। इस समय उन्होंने फिर से दक्ष को देखा और चुपके से सिर हिलाया। बूढ़े आदमी की सजा नहीं बदली जा सकी। उसने फिर दक्ष की तरफ देखा और कहा, दक्ष, यह मामला तुम्हारा नहीं बल्कि इन दो मक्कारों का है। क्या आप कुछ और करना या कहना चाहते हैं? मैं आपकी भरपाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। दक्ष ने दोनों चाचियों की ओर देखा, जिनके चेहरे पीले पड़ गए थे, और कहा, मैं उन्हें फिर से पीटना चाहता हूं। सब लोग, बूढ़ा मालिक, खांस खांस, चलो इसे भूल जाते हैं। अगर तुमने उन्हें दोबारा मारा तो पीट पीट कर मार डालोगे। बस अपने तीसरे चाचा से उन्हें सजा दिलवा दो।
दक्ष ने कंधे उचका दिए और अपनी मूल सीट पर वापस आ गया और खाने पीने लगा जैसे कि वहां कोई और था ही नहीं। सब लोग भी धीरे धीरे शांत हो गए, मानो भूल गए हों कि पहले क्या हुआ था। सब ने खाया पिया और आखिरकार भोज आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। इस दौरान तीसरे अंकल हितेश शर्मा को कई बार बुलाया गया और हर बार वह राग जैसे चेहरे के साथ लौटे और कोई भी स्पष्ट रूप से देख सकता था कि उनका गाल थोड़ा लाल था, मानो उन्हें थप्पड़ मारा गया हो। रमेश शर्मा का परिवार पहले ही चुप हो चुका था, लेकिन वे कभी कभी दक्ष की ओर देखते थे और भौहें चढ़ा लेते थे। दक्ष ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उनका ध्यान केवल खाने पर था और वे इस बारे में सोच रहे थे कि 30,000 फीट जमीन को कैसे विकसित किया जाए। उसने उन तीनों से कई मिलियन डॉलर जीते थे। रितिका अवाक रह गई और साथ ही थोड़ी आश्चर्यचकित भी हुई। कभी कभी दक्ष पर एक नज़र डाल रही थी। वह वास्तव में ये समझ नहीं पा रही थी कि उसका पति एक अलग व्यक्ति क्यों बन गया है, इतना आत्मविश्वासी और शांत। श्री ये और अन्य 2 प्रतिष्ठित अतिथि थे। शर्मा परिवार में कुछ ही लोग उनके पास जाने का साहस कर सकते थे, फिर भी दक्ष ने उनके साथ महाजोंक खेलने का साहस किया और उसने उनसे कई मिलियन जीते। और चित्रा, इतनी खूबसूरत महिला, शिल्पा परिवार की उत्तराधिकारी, दक्ष को भी जानती थी, जिससे उसे भी आश्चर्य हुआ। आसपास के लोगों को भी धीरे धीरे पता चला कि दक्ष की मुलाकात मिस्टर ये और अन्य लोगों से शर्मा परिवार के घर पर महाजोंक खेलते समय हुई थी। वे सभी चुपके से अपने होंठ सिकोड़कर ईर्ष्या से भर गए। क्या अच्छी किस्मत है, वह वास्तव में 7वें मास्टर ये और अन्य लोगों से मिलने में कामयाब रहे। अगर मैं उस समय वहां होता और महाजोंक के कुछ हाथ खेलता तो मैं भी उनके साथ भोजन कर पाता। मुझे लगता है कि उस निकम्मे दक्ष की मुलाकात भी शिल्पा परिवार की सबसे बड़ी बेटी चित्रा से इसी तरह हुई होगी। हर कोई मन ही मन दक्ष के अच्छे भाग्य से ईर्ष्या और नाराजगी जता रहा था, यह मानते हुए कि वह अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली था कि उसे उन 3 लोगों से मिलने और उनके साथ एक ही मेज पर भोजन करने का मौका मिला। रितिका ने देखा कि दक्ष ने आखिरकार लोगों से बात करना बंद कर दिया है, इसलिए वह करीब झुकी और बोली, दक्ष, मुझे बताओ, क्या दोनों चाचियों ने वास्तव में ससुर को अपमानित किया था और इसीलिए तुमने उन्हें मारा? दक्ष ने कहा, नहीं। रितिका दंग रह गई, फिर घबराकर इधर उधर देखने लगी और आश्चर्य से बोली, तो फिर तुमने सुलह करने का मौका क्यों नहीं लिया? हालांकि तुम इस मुश्किल हालात से उबर गई हो, फिर भी भविष्य में शर्मा परिवार में तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। दक्ष ने कहा, ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने तुम्हें अपमानित किया था। ये चमत्कार ही है कि मैंने उन्हें पीट पीट कर नहीं मारा। 3 दौर के पे और 5 पाठ्यक्रमों के बाद भोज धीरे धीरे अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। सबने जी भरकर खाया पिया था। हालांकि पहले भी कुछ हंगामा हुआ था, लेकिन ऐसी घटनाओं के आदी लोगों के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। वास्तव में यदि ये घटनाएं न होती तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि रात्रि भोज के दौरान क्या बात करनी है। भोज के दौरान नृत्य करने वाली लड़कियां भी थीं और विभिन्न प्रदर्शन भी हुए, जिससे यह मेजबान और अतिथि दोनों के लिए एक आनंददायक अवसर बन गया। हालांकि कभी कभी जब लोग दक्ष की ओर देखते और उसे सागरनगर शहर के 3 दिग्गजों के साथ खुशी से बातें करते और शिल्पा परिवार के उत्तराधिकारी के साथ शराब पीते देखते तो उनके दिलों में ईर्ष्या जल उठती। विशेष रूप से तीसरे चाचा हितेश शर्मा, धनी दूसरी शाखा रमेश शर्मा और उनका परिवार, और कुछ अन्य रिश्तेदार जो दक्ष के साथ मतभेद रखते थे, सभी उससे नफरत करते थे। दक्ष जितना अधिक विजयी होता गया, वे उतने ही अधिक नाराज होते गए। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? ये तो बस किस्मत है, उनके साथ महाजोंक के कुछ हाथ खेलना। अगर मैं उनसे मिला होता तो मैं भी उनके साथ एक ही मंच पर शेखी बघार सकता था। शर्मा परिवार की संपत्ति के एक निर्जन कोने में तीसरे अंकल हितेश शर्मा ने पहले ही रिपोर्ट करने आए कुछ अधीनस्थों को पीट दिया था और अब वह एक कोने में खड़े थे। उनकी आंखें भयंकर थीं। तुम बेकार लोग, तुम एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें राष्ट्रपति ये और अन्य 2 पर नजर रखने के लिए कहा था, तो तुमने दक्ष को उनके करीब कैसे आने दिया? बूढ़े नौकर ने अपने साथ हुई नाइंसाफी को महसूस करते हुए कहा, दक्ष अभी भी शर्मा परिवार का दामाद है। बाहरी लोगों के सामने हम उसे यूं ही बाहर नहीं निकाल सकते थे, और हमने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना साहसी होगा कि वह राष्ट्रपति ही और अन्य लोगों के साथ बैठकर बातचीत करेगा। महाजोंक खेलना तो दूर की बात है। हितेश शर्मा ने ठंडी आवाज में कहा, बेकार। क्या उन्होंने कुछ कहा? बूढ़े नौकर की आंखें अचानक चमक उठीं और उसने कहा, इस माथत ने कुछ खबर सुनी है। लगता है राष्ट्रपति ये पूर्वी उपनगर की जमीन बेचना चाहते हैं, जिसकी कीमत 300 मिलियन है। हितेश शर्मा ने व्यंग्य किया, ये लिन पागल हो गया होगा। कौन इतना मूर्ख होगा कि बंजर जमीन का एक टुकड़ा 300 मिलियन में खरीद ले? बूढ़ा नौकर भी खिलखिलाकर हंसा और बोला, मालिक बुद्धिमान है, कोई मूर्ख ही उनकी जमीन खरीदेगा। इसलिए दक्ष ने इसे खरीद लिया। तीसरे अंकल हितेश शर्मा जोर से हंस पड़े और कोने में बैठे कुछ लोग भी जोर से हंस पड़े। एक पल बाद तीसरे चाचा ने बूढ़े नौकर को थप्पड़ मारा, जिससे उसके 2 दांत टूट गए और उनकी आंखें ठंडी और तीखी हो गईं। खिलखिलाकर हंसो, वह दक्ष मेरे शर्मा परिवार का एक बेकार दामाद है।
अगर बूढ़े मालिक उस पर इतना प्यार न करते तो मैं उसे कब का मार डालता। मुझे बताओ, पूर्वी उपनगर में येलिन की जमीन खरीदने के लिए उसे 300 मिलियन कहाँ से मिले? बूढ़ा नौकर स्तब्ध रह गया और अन्य अधीनस्थ भी हक्के बक्के रह गए। सही, वह इसे कैसे वहन कर सकता था? अपने अधीनस्थों को स्तब्ध देखकर तीसरे चाचा ने उन्हें कई बार थप्पड़ मारे और कहा, बेकार निकम्मों का झुंड, तुम मेरे किस काम के हो? उसने उन्हें बाईं और दाईं ओर थप्पड़ मारे, उनके चेहरे सूज गए और अंततः रुक गया। सभी मातहतों को बहुत बुरा लगा और वे उलझन में थे। आज मास्टर जी इतने गुस्से में क्यों थे? आमतौर पर, चाहे वे कितने भी गुस्से में क्यों न हो, इतने चिड़चिड़े नहीं होते। उसने अपनी बात पूरी नहीं की, यहाँ तक कि अपना चेहरा भी ढक लिया और पीछे हट गया। लेकिन इस बार हितेश शर्मा ने उसे मारा नहीं, बल्कि उसके कंधे पर थपथपाया और कहा, तुम सही कह रहे हो, मुझे भी यही लगा था। मुझे इससे बहुत नफरत है। मैं उसका जैविक बेटा हूँ, फिर भी वह मुझे पैसे नहीं देता। इसके बजाय वह दक्ष के लिए पैसे रख लेता है। इसके अलावा वह अभी भी शर्मा परिवार के ज़्यादातर शेयर कसकर पकड़े हुए है और मुझे एक पैसा भी देने को तैयार नहीं है। इससे मुझे बहुत गुस्सा आता है। हर कोई जानता था कि हितेश शर्मा शर्मा परिवार का धनी व्यक्ति था, लेकिन वास्तव में शर्मा परिवार की विभिन्न कंपनियों में उसके पास बहुत कम शेयर थे। वर्ष के अंत में जब लाभांश वितरित किया गया तो उन्हें और अधिक धनराशि प्राप्त हुई। बूढ़े मालिक ने शेयरों को कसकर पकड़ रखा था और अपनी बचत भी रख ली थी। वह उन्हें अपने बेटों को देने को तैयार नहीं था, बल्कि उसे एक बाहरी व्यक्ति दक्ष को दे दिया। यह अजीब होगा यदि हितेश शर्मा ईर्ष्यालु न हो। वह इससे बहुत नफरत करता था। मास्टर, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दक्ष द्वारा पूर्वी उपनगर में ज़मीन खरीदने का मतलब है कि उसने एक ही बार में पुराने मास्टर की सारी बचत खर्च कर दी है और वह कुछ और नहीं कर पाएगा। बूढ़े नौकर ने आगे कहा, ये परिवार ने उस ज़मीन पर 5 साल तक कब्जा किया और उसे विकसित नहीं कर सका। दक्ष का उस ज़मीन पर कब्जा करना बैंक में सावधि जमा में पैसा जमा करने से भी बदतर है। हितेश शर्मा भी हंस पड़े। उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से कुछ हद तक संतुलन महसूस हुआ। ठीक तभी एक अधीनस्थ ने आकर बताया, मालिक कृपया जल्दी से भोज में लौट आइए। कुमार परिवार के लोग परेशानी खड़ी करने आए हैं। और हितेश शर्मा का चेहरा सदमे से पीला पड़ गया और उन्होंने गंभीर भाव से कहा, कुमार परिवार आ गया है। धिक्कार है, वे मेरे लिए यहाँ हैं। प्रेरणा की एक झलक में उसकी नज़रें इधर उधर घूम गईं। नहीं, अगर वे खुलेआम अपना झगड़ा मुझ पर थोपेंगे तो मैं शर्मा परिवार में नहीं रह पाऊंगा। मास्टर, आपको चिंता है कि कुमार परिवार आपको व्यक्तिगत रूप से दोषी ठहराएगा मैडम को भेजने के लिए, लेकिन वास्तव में सारा दोष दक्ष का है। चूंकि वे पहले से ही यहाँ हैं, तो आप सारा दोष दक्ष पर क्यों नहीं डालते और फिर पीड़ित की भूमिका निभाते हैं? बूढ़ा नौकर सलाह देता रहा। हितेश शर्मा की आंखें चमक उठीं और वह खिलखिलाकर हंस पड़े और 1000 रुपये फेंकते हुए बोले, तुम बूढ़े नौकर बुरे नहीं हो, इसे अपने दांत ठीक करने के लिए ले जाओ। फिर वह जल्दी से भोज में वापस चला गया। वास्तव में इस समय भोज हॉल में पहले से ही हंगामा मचा हुआ था। कुछ मेहमानों को किनारे कर दिया गया था और बीच में रखी 1 दर्जन मेज़ें तोड़ दी गई थीं। बस सबसे ऊपर वाली कुछ मेज़ें ही अब भी भरी हुई थीं। हालांकि शर्मा परिवार के सभी लोग और अधिकांश अतिथि शोर मचाते हुए खड़े हो गए थे। मुख्य प्रवेश द्वार के पास लोगों का एक और समूह, जिनकी संख्या लगभग 300 से 500 थी, ठसाठस भरे हुए थे। सभी लंबे और मजबूत थे। लगभग 1 दर्जन नेताओं में पुरुष, महिलाएं, बूढ़े और जवान सभी शामिल थे। सभी जानते थे कि ये लोग सागरनगर शहर के कुमार परिवार से थे। कुमार परिवार, हालांकि शर्मा परिवार जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी वह विशाल संपत्ति वाला एक धनी परिवार था जो करोड़ों का कारोबार करता था और कई मार्शल कलाकारों को रोजगार देता था। मेहमानों को कभी उम्मीद नहीं थी कि कुमार परिवार ओल्ड मास्टर के जन्मदिन पर अचानक आ धमका होगा। क्योंकि कुमार परिवार और शर्मा परिवार ससुराल वाले थे, वे कैसे लड़ सकते हैं? कुमार परिवार के आने के बाद कई बुजुर्ग महिलाएं तुरंत आग के बर्तन ले आईं, जमीन पर घुटने टेक दिए और लगातार रोती रहीं, कागज के पैसे जलाती रहीं और पीले कागज बिखेरती रहीं। मेरे कुमार परिवार की बेटी कैलिंगजी इतनी दुखद मौत मर गई। शर्मा परिवार ने आपके साथ अनुचित व्यवहार किया, यहाँ तक कि आपको पीट पीट कर मार डाला। ये सचमुच अत्यधिक है। कुमार परिवार की बेटी कैलिंगजी, अगर स्वर्ग में तुम्हारी आत्मा है तो अपनी आंखें खोलो और स्पष्ट रूप से देखो, आज कुमार परिवार तुम्हारे लिए न्याय मांगेगा। ये बूढ़ी महिलाएं लगातार रोती रहीं, कागज के पैसे बिखेरती रहीं और कागज के प्रसाद को जलाती रहीं, जिससे असंख्य मेहमानों के मुंह में मरोड़ उठती रही। बूढ़े मास्टर और सभी कबीले के बुजुर्गों के चेहरे भी गुस्से से भरे हुए थे। आज शर्मा परिवार के ओल्ड मास्टर का जन्मदिन था और कुमार परिवार वास्तव में शोक मनाने आया था। रितिका ने ये देखा, चुपके से दक्ष को खींच लिया और गंभीर भाव से कहा, दक्ष, कुमार परिवार तुम्हें परेशान करने के लिए यहाँ है। तुम्हें तुरंत यहाँ से निकलकर विदेश चले जाना चाहिए। दक्ष ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कैलिंगजी की मौत उसके पति, आपके तीसरे चाचा के हाथों हुई थी।
इसका मुझसे क्या लेना देना है? ऋतिका चिंतित हो गए और बोले, लापरवाह मत बनो। कुमार परिवार बुरी नीयत से आया है और आज का मामला शायद अच्छा नहीं होगा। कई लिंगजी की मौत कमोबेश तुमसे संबंधित है। जल्दी करो और चले जाओ, इससे पहले कि वे तुम्हें देख लें। लेकिन इस समय एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी कुमार परिवार के बीच से बाहर आया। उसकी आभा शक्तिशाली थी और उसने सीधे दक्ष को देखा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को दक्ष की ओर आते देख ऋतिका तुरंत तनाव में आ गई। वह जल्दी से दक्ष के सामने खड़ी हो गई। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसने उसे पीछे धकेल दिया और फुसफुसाते हुए कहा, दक्ष जल्दी करो और चले जाओ। लेकिन दक्ष अविचलित था। उसने उसका हाथ थपथपाया और कहा, चिंता मत करो। अगर कुछ हुआ तो इसका खामियाजा बूढ़े को ही भुगतना पड़ेगा। अब आगे बढ़ने की तुम्हारी बारी नहीं है। ऋतिका को चिंता कैसे नहीं होती? वह कुमार परिवार था। हालांकि शर्मा परिवार जितना शक्तिशाली नहीं, फिर भी सागरनगर शहर में उनका काफी प्रभाव था। इसके अलावा कुमार परिवार अपनी मार्शल आर्ट के लिए जाना जाता था और उनकी कुमार परिवार की मुट्ठी पूरे सागरनगर शहर में प्रसिद्ध थी। उसने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और कहा, बूढ़ा आदमी अभी अभी एक गंभीर बीमारी से उबरा है और कई बार बहुत गुस्सा हो चुका है। मुझे डर है कि वह अब इतना बूढ़ा और कमज़ोर हो गया है कि किसी काम का नहीं रह सकता। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, जो लगभग शर्मा परिवार के चाचाओं की ही उम्र का था, सीधे दक्ष की ओर बढ़ा। उसने 2 मेजों को लात मारकर गिरा दिया और दर्जनों मेहमानों को चौंका दिया। सबने उसकी ओर देखा। वह व्यक्ति कुमार देव था, जो कुमार परिवार का सबसे बड़ा बेटा था और तीसरे चाचा हितेश शर्मा की पत्नी कई लिंगजी का बड़ा भाई भी था। वह कुमार परिवार का वर्तमान मुखिया था। वह एक दूसरे दर्जे का स्वामी था, जिसकी आभा बहुत शक्तिशाली थी। पीठ चौड़ी थी, शरीर मजबूत था तथा दाढ़ी भी बड़ी थी, जिससे वह एक दुर्जय व्यक्ति लगता था। दक्ष के सामने उसके आगमन से कई लोगों के माथे पर बल पड़ गए। बूढ़े आदमी की भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं और येलिन और अन्य मालिकों ने भी अपने अनुयायियों को रोकते हुए थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। चित्रा ने ओल्ड म्यू की ओर देखा और अपना सिर थोड़ा हिलाया। अंकल कहे, बहुत समय हो गया आपसे मुलाकात। ऋतिका ने खुद को संभालते हुए एक मजबूर मुस्कान के साथ आगे कदम बढ़ाया। चले जाओ। कुमार परिवार के मुखिया कुमार देव ने ऋतिका पर एक ठंडी नजर डाली। उसकी बड़ी दाढ़ी के नीचे एक खुला हुआ मुंह था और वह दहाड़ा, आज मैं यहाँ केवल 2 लोगों के लिए हूँ। एक दक्ष है और दूसरा आपके शर्मा परिवार का तीसरा बच्चा हितेश शर्मा है। ऐसा कहते हुए उसने हाथ बढ़ाकर दक्ष को पकड़ लिया। ये पकड़ हालांकि देखने में आसान लग रही थी, लेकिन सभी को यह एक बहुत ही कुशल पकड़ तकनीक लगी। कई लोगों के हाव भाव थोड़े बदल गए। हिस एक दूसरे दर्जे का स्वामी, कुमार परिवार का मुखिया होने के योग्य। कैशान कुमार परिवार का स्तंभ है और उसकी कुमार परिवार मुट्ठी सागरनगर शहर में शीर्ष 10 में शुमार हो सकती है। उस पकड़ से दक्ष का पूरा कंधा संभवतः अपंग हो जाएगा। कई लोगों को भय का एहसास हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने उपहास किया, जैसे कि रमेश शर्मा की मेज पर बैठे लोग और कुछ शर्मा परिवार के सदस्य जो दक्ष के उस बूढ़े व्यक्ति के प्रति पक्षपात से ईर्ष्या करते थे। हालांकि कुछ लोग चिंता में डूबे हुए थे और किसी भी क्षण कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। टकराना। एक हाथ, जिसकी उंगलियां तलवार की तरह नुकीली थीं, ने कुमार देव की हथेली पर थपथपाया, जिससे वह विक्षेपित हो गई। ऋतिका ने ही नाटक किया था। अब उसकी आंखें बदल गई थीं। हालांकि थोड़ी परेशानी थी, पर एक ठंडक भी थी। अपनी कमर पर लटकी मुलायम तलवार को पकड़ते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, चाचा कहे, अगर आपने ऐसा किया तो मेरे पति का कंधा टूट जाएगा। क्या एक बुजुर्ग ऐसे ही काम करता है? कैशान ने दहाड़ते हुए कहा, उसका सिर्फ एक हाथ अपंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी छोटी बहन कई लिंगजी उसकी वजह से मर गई। ऋतिका के पास तुरंत शब्द नहीं बचे। पास खड़े दक्ष ने शांति से कहा, वह हितेश शर्मा के हाथों मरी। इसका मुझसे क्या लेना देना है? पूरा कुमार परिवार तुरंत क्रोधित हो गया। कैशान और भी क्रोधित हो गया। उसने दक्ष को ठंडी निगाहों से घूरते हुए कहा, तुम बदमाश, मुझे पता है कि उस दिन क्या हुआ था। अगर तुमने पहले ही मुसीबत नहीं भड़काई होती और उसे हथेली से नहीं मारा होता तो वह कैसे मरती? फिर उसने दक्ष और हितेश शर्मा के कुकर्मों का गिनना शुरू किया और उस दिन सुनी गई कुछ बातें उजागर कीं। धीरे धीरे सभी को पता चल गया कि क्या हुआ था। ये पता चला कि कई और शर्मा परिवार के बीच दरार इसलिए थी क्योंकि शर्मा परिवार की बहू कई लिंगजी, जो कुमार परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी, कि शर्मा परिवार में मृत्यु हो गई थी। और ऐसा लग रहा था कि दक्ष की वजह से हितेश शर्मा ने खुद उसका गला घोंट दिया था। ये सुनकर कई लोग अचंभित रह गए। कई लोग अविश्वास से दक्ष को देख रहे थे, क्योंकि कुमार देव के वर्णन में दक्ष एक दुष्ट, चालाक खलनायक बन गया था। सच कहूं तो बहुत से लोगों ने ऐसा ही सोचा, क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से दक्ष से घृणा करते थे और यहाँ तक कि मानते थे कि दक्ष एकमात्र बेकार दामाद केवल परेशानी को भड़काने और कलह बोने में कुशल होने के कारण बूढ़े आदमी का पक्ष प्राप्त कर सकता है।
इसके अलावा कुमार देव और अन्य लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे और वे किसी को खो देने के कारण बहुत व्याकुल दिख रहे थे, जिससे स्वाभाविक रूप से वे कमजोर पक्ष प्रतीत हो रहे थे। स्वाभाविक रूप से सभी को कमजोर पक्ष से सहानुभूति थी और इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से विश्वास किया कि कुमार परिवार ने जो कहा वह सच था। यदि रिया और अन्य लोग उस समय मौजूद नहीं होते तो वे शायद यह मान लेते कि कुमार देव सच कह रहा था और दक्ष वास्तव में एक दुष्ट खलनायक था। उदाहरण के लिए रितिका और जी वेंजिंग, साथ ही शर्मा परिवार के कुछ बुजुर्ग और संपार्श्विक रिश्तेदार और मेहमान जो उपस्थित नहीं थे, उनका मानना था कि कुमार देव ने जो कहा वह सच हो सकता है। जी वेंजिंग ने भी दक्ष को कुछ घबराहट के साथ देखा, उसे विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। रितिका भी इसे सच मानती थी और इसलिए खुद को दोषी महसूस करती थी, लेकिन फिर भी उसने दक्ष का बचाव किया, भले ही। बहन रिया अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह तुरंत उठ खड़ी हुई, गुस्से से कुमार देव की ओर इशारा किया और सख्ती से चिल्लाई, तुम बकवास कर रही हो। बहन और सभी लोग, कुमार देव की बातों पर विश्वास मत करो। उस समय मेरे कुल के कुछ चाचा और नौकर सभी मौजूद थे। उस समय ये स्पष्ट रूप से आंटी सैन कई लिंगजी थीं जो परेशानी खड़ी कर रही थीं। ये देखकर कि हमारे बूढ़े मालिक का अंत निकट आ रहा था और वे मेरे बहनोई को 300 मिलियन की संपत्ति छोड़ने वाले थे, उन्होंने द्वेष रखा और लोगों से मेरे बहनोई को पिटवाया, लेकिन उन्होंने उन्हें हरा दिया। और हालांकि मेरे जीजा ने उसे घायल कर दिया था, लेकिन उसने उसे नहीं मारा। वह मेरे तीसरे चाचा के हाथों मरी। और उस समय ऐसा लगता है कि मेरी तीसरी चाची ने मेरे तीसरे चाचा के बारे में कुछ बुरी बातें कही थीं। मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा। इसके साथ ही रिया ने नाक भान से कुड़ी। अचानक सबको समझ आ गया और फिर भौहें तन गईं। उन्हें लगा कि ये भी एक संभावना हो सकती है। रितिका और बाकी लोगों को अचानक एहसास हुआ और साथ ही उन्होंने राहत की सांस ली। वे सचमुच डर गए थे कि दक्ष ने ऐसा किया होगा। वे इसे स्वीकार नहीं कर सके। मेहमानों ने फिर से अपना सिर हिलाया और मन ही मनाह भरी। अफसोस, शर्मा परिवार का बूढ़ा मालिक गंभीर रूप से बीमार है। मामले की सच्चाई अब मायने नहीं रखती। कुमार परिवार निश्चित रूप से बदला लेगा और संभवतः शर्मा परिवार में कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। उसी समय अधिकांश लोगों का ध्यान वास्तव में मामले की सच्चाई पर नहीं था, बल्कि इस तथ्य पर था कि शर्मा परिवार के पुराने मालिक, जब वह गंभीर रूप से बीमार थे तो दक्ष को 300 मिलियन की विरासत छोड़ना चाहते थे। बकवास। पूरे शर्मा परिवार ने, चाहे वे निकटतम रिश्तेदार हों या बाहरी, पहली बार इसके बारे में सुना। यहाँ तक कि जो कुल के चाचा उस समय वहां मौजूद थे, वे भी बाद में पहुंचे थे और उन्हें इस बारे में पता नहीं चला। इसलिए जब उन्हें अब पता चला तो वे तुरंत अचंभित रह गए, उनके दिमाग में हलचल मच गई। बकवास? क्या बकवास है? क्या वह बूढ़ा आदमी इतना पक्षपाती है? शर्मा परिवार में हर किसी ने दक्ष को जटिल भावों से देखा, फिर शर्मा परिवार के बूढ़े मालिक की ओर, उसके भावहीन चेहरे को देखकर उन्हें लगा कि यह मामला बहुत हद तक सच है। तब वे और भी अधिक असंतुलित महसूस करने लगे। ये लिन, मास्टर ये क्यूई और दोनों बॉस श्री झांग और श्री कियान सभी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और एक दूसरे को देखने लगे। क्या इस आदमी को जमीन खरीदने के लिए 300 मिलियन इस तरह से मिले? लेकिन फिर उन्होंने अपना सिर हिलाया, ये सोचकर कि यह असंभव है। बूढ़ा आदमी मरा नहीं था, इसलिए दक्ष के लिए उन 300 मिलियन को प्राप्त करना असंभव था। यहाँ तक कि रितिका और अन्य लोगों ने भी दक्ष को आश्चर्य से देखा, केवल जी वेंजिंग और अन्य लोगों को अपने मुंह में खट्टा स्वाद महसूस हुआ। दूसरी ओर रितिका को सुखद आश्चर्य हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि दक्ष को बूढ़े आदमी का इतना प्यार मिलेगा। वह अपनी विरासत अपने बेटों को देने के बजाय उसे देने को तैयार था। यह अच्छी बात थी। शर्मा परिवार में हर कोई असंतुलित महसूस कर रहा था और अधिकांश लोग अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, बड़बड़ा रहे थे और आहें भर रहे थे। कुमार परिवार के सदस्यों को तो और भी अधिक अविश्वास हुआ। यदि यह सच भी होता तो भी उन्हें इसकी परवाह नहीं थी, वे तो बस अपनी भड़ास निकालने का बहाना चाहते थे। दाढ़ी वाले कुलपिता कुमार देव ने व्यंग्य किया, हास्यास्पद। दक्ष एक बेकार दामाद, एक बाहरी व्यक्ति है। भले ही शर्मा परिवार का बूढ़ा मालिक गंभीर रूप से बीमार हो, वह उसे विरासत में 300 मिलियन नहीं देगा जब तक कि आप साबित नहीं कर सकते। उन्हें विश्वास नहीं था कि कोई भी इसे साबित कर सकेगा, और यहाँ आने का उनका साहस इसलिए था क्योंकि उन्हें पता था कि शर्मा परिवार के बूढ़े मालिक गंभीर रूप से बीमार थे। हालांकि ऐसी अफवाहें थीं कि बूढ़ा आदमी ठीक हो गया है, लेकिन यह नामुमकिन था। दक्षिण पूर्व प्रांत में कोई भी शर्मा परिवार के बूढ़े मालिक को ठीक नहीं कर सकता था। धमाका। इस समय मुख्य सीट पर बैठे बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर अचानक एक भयानक आभा उभरी, एक ऐसी आभा जो निराशा लेकर आई। यह एक उच्च कोटि के मार्शल कलाकार जैसा आभा मंडल था। वह जरा भी गंभीर रूप से बीमार कैसे लग सकता था? वह भी गर्व से खड़ा हो गया, उसकी दाढ़ी खड़ी हो गई और उसने कुमार देव की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, मैं अभी मरा नहीं हूँ। मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से बताता हूँ, जो कुछ भी हुआ वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा चुनयुन ने कहा था। क्या ये काफ़ी है? बहुत सारे दोस्तों ने पुरस्कार दिए हैं। धन्यवाद, धन्यवाद।
एक प्रथम श्रेणी मार्शल कलाकार। हर कोई अचंभित था, उनकी आंखें आश्चर्य और अविश्वास से भरी हुई थीं। वहां उपस्थित लगभग सभी लोग पहले ही खड़े हो चुके थे। केवल कुछ चुनिंदा लोग ही, जिनकी मुस्कुराहट में गंभीरता का भाव था, बैठे रहे। उदाहरण के लिए चित्रा और ओल्ड म्यू, जो किसी अज्ञात माध्यम से पहले से ही जानते थे कि बूढ़ा आदमी ठीक है। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा आदमी प्रथम श्रेणी के दायरे में पहुंच गया होगा। इसके साथ शर्मा परिवार के पास अब सागरनगर शहर में खुद को एक प्रथम श्रेणी के परिवार के रूप में मजबूती से स्थापित करने की शक्ति थी। पूरा शर्मा परिवार खड़ा हो गया, हर व्यक्ति पूरी तरह से आश्चर्यचकित था। मेहमान और भी अधिक भयभीत हो गए। राष्ट्रपति कियान और राष्ट्रपति झांग भी आश्चर्य में उठ खड़े हुए, उनके चेहरे अविश्वास से भर गए। शर्मा परिवार के मुख्य सदस्य, जैसे रितिका, भी आश्चर्यचकित होकर अपने मुंह खोले हुए थे। अरे बाप रे, बूढ़ा आदमी अपनी चोटों से कब उबर पाया और प्रथम श्रेणी के दायरे में कब पहुंचा? क्या ये अफवाहें सच हो सकती हैं कि बूढ़ा आदमी सचमुच ठीक हो गया है और यहाँ तक कि उसकी साधना भी सफल हो गई है? शर्मा परिवार में सदमे से सुखद आश्चर्य और फिर परमानंद की स्थिति उत्पन्न हो गई। हर कोई बहुत खुश था और जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो सभी के चेहरों पर एक ही प्रसन्नता के भाव दिखाई दिए। वास्तव में शर्मा परिवार के कई लोग, विशेषकर वे रिश्तेदार जो अन्य स्थानों से लौटे थे, चिंतित थे, क्योंकि शर्मा परिवार अपने समर्थन के लिए उस बूढ़े व्यक्ति पर निर्भर था। यदि वह गंभीर चोटों के कारण मर जाता तो शर्मा परिवार तुरंत टूट जाता। कौन जानता था, बूढ़ा आदमी ठीक था। वह न केवल ठीक था, बल्कि वह प्रथम श्रेणी के दायरे में भी प्रवेश कर चुका था। ये सचमुच दोहरी खुशी थी और शर्मा परिवार के लिए, चाहे उनका रुख कुछ भी हो, सभी को खुश होना चाहिए। परिवार के बुजुर्ग, जो पहले से ही स्थिति को जानते थे, जिनमें सबसे बड़ी शाखा और कुछ कबीले के बुजुर्ग शामिल थे, सभी मुस्कुराए। बूढ़े आदमी ने अंततः अपने नुकीले दांत दिखा दिए थे और उनका शर्मा परिवार इस भोज के माध्यम से अपना नाम फैलाएगा और बूढ़े आदमी की प्रतिष्ठा पूरे सागरनगर शहर और यहाँ तक कि पूरे दक्षिण पूर्व प्रांत में फैल जाएगी। उन्होंने इस पल के लिए लंबे समय तक इंतजार किया था। रितिका ने बूढ़े आदमी को देखा, फिर दक्ष को देखा, पूरी तरह से चौंक गए। दक्ष, आपने जो कहा वह सच है, बूढ़ा आदमी वास्तव में ठीक है और उसने भी तोड़ दिया। दक्ष ने शांति से कहा, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलता। रितिका ने उस पर आंखें घुमाईं, फिर अपना आत्मविश्वास वापस पाया और कुमार परिवार की ओर देखा। सभी लोग कुमार परिवार की ओर देखने लगे, यहाँ तक कि कुमार परिवार के सदस्य भी निराशा से एक दूसरे की ओर देखने लगे। कैशान का चेहरा आतंक और भय से भर गया। वह लंबे समय तक संभल नहीं सका, उसकी आंखें भय से फैल गईं और वह डर के मारे 3 कदम पीछे हट गया। अचानक एक हाथ ने उसकी पीठ को रोक लिया। उसने अपना सिर घुमाया और एक बूढ़े आदमी को देखा, जो उस बूढ़े आदमी की ही उम्र का था, जो उसके पिता किरण कुमार, कुमार परिवार के बूढ़े मुखिया थे। किरण कुमार ने बहुत पहले ही कुमार परिवार के मामलों में दखल देना बंद कर दिया था, लेकिन इस बार उन्हें अपनी बेटी के लिए न्याय मांगने आना पड़ा। दुबले पतले कायमाओं, जिनकी छोटी मूंछें और चेहरे पर उम्र के धब्बे थे, उनकी आंखें चील की तरह तेज थीं। वह एक झोंकशान सूट में बाहर चला गया। एक अर्धचरणीय प्रथम श्रेणी के मार्शल कलाकार की उसकी भयानक आभा, उसकी गहन साधना, प्रत्येक कदम लोगों को विस्मय में कांपने पर मजबूर कर रहा था। वह करीब आया। किरण कुमार ने अचानक बूढ़े आदमी पर मुक्का मारा। हर कोई हैरान था, पूरा शर्मा परिवार और भी अधिक क्रोधित था और कई लोग पहले से ही कार्रवाई के लिए तैयार थे। दोनों व्यक्तियों की शक्तिशाली आभा देखकर अतिथि आश्चर्यचकित हो गए और तुरंत कई कदम पीछे हटकर दूर जाकर तमाशा देखने लगे। मुक्का झेलते हुए बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति शांत थी और उसने हल्के से अपनी हथेली से मुक्का मारा। धमाका! अचानक एक भयानक हवा का झोंका आया, जिससे मेजें और कुर्सियां उड़ गईं। तेज हवा चलने के कारण कई महिलाओं ने अपने स्कर्ट ढक लिए, जबकि सज्जनों की आंखें धूल के कारण धुंधली हो गईं और वे देखने के लिए आंखें सिकोड़ रहे थे। वे परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे। रितिका बहुत घबराया हुआ था, जबकि दक्ष अपनी दोनों बाहें पार किए, शांत भाव से, पानी की तरह स्थिर, यहाँ तक कि अपने मन को भटकने का समय दे रहा था। ये सोच रहा था कि अपनी जमीन के टुकड़े को कैसे विकसित किया जाए। धप धप धप, परिणाम तय हो गया। कुमार परिवार के वृद्ध मुखिया किरण कुमार 3 कदम पीछे हट गए, घुराघुराते हुए, क्योंकि उन्हें स्पष्ट रूप से एक छिपी हुई हानि हुई थी। उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। वह बूढ़े मास्टर जी को गौर से देख रहा था, बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। हर कोई हैरान था और साथ ही पूरा शर्मा परिवार एक बार फिर खुश था। बूढ़ा आदमी वास्तव में मजबूत था। दूसरी ओर मेहमानों ने मन ही मन सोचा, सागरनगर शहर बदलने वाला है। बूढ़े आदमी ने किरण कुमार को देखा और शांति से कहा, जैसा कि एक बूढ़े ससुर से उम्मीद की जाती है, कुमार परिवार की मुक्केबाजी वास्तव में दबंग है। किरण कुमार ने ठंडी सांस ली। कुमार परिवार के सदस्यों के बीच वापस चले गए और फिर कहा, आप वास्तव में प्रथम श्रेणी के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन क्या सत्ता वास्तव में सच्चाई को छिपा सकती है?
कुमार परिवार के सदस्यों ने तुरंत डांटना शुरू कर दिया, अपनी कमजोरी के बारे में रोना शुरू कर दिया और बताया कि कैसे शर्मा परिवार उन्हें धमका रहा था। कई लोग अवाक रह गए, क्या ये मैं कमजोर हूं इसलिए मैं सही हूं का मामला था। बूढ़े व्यक्ति ने जोर से चिल्लाया और पूरा स्थल तुरंत शांत हो गया। फिर उसने चारों ओर देखा और कहा, मैं कभी भी दूसरों को ताकत के बल पर धमकाता नहीं हूं। मैं बस आप सभी को बताना चाहता हूं कि आपकी बेटी की मौत का मेरे पोते दक्ष से कोई लेना देना नहीं है। सब लोग चुप थे। पूरा कुमार परिवार भी अवाक था, एक दूसरे को निराशा से देख रहा था। शर्मा परिवार में लगभग सभी लोग बहुत खुश थे। बूढ़ा आदमी आगे निकल गया था और वह नायकों को डराने और शर्मा परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए खड़ा भी हो गया था। शर्मा परिवार की तीसरी शाखा के मुखिया हितेश शर्मा को छोड़कर, यानी बूढ़े का तीसरा बेटा, वह वहां से गया था और वापस आकर भीड़ में से यह सारा तमाशा देख रहा था। और इसी वक्त उसने बूढ़े का आखिरी वाक्य सुना। उनकी अभिव्यक्ति जटिल थी, घृणा से मिश्रित। बूढ़े आदमी, क्या आप जानते हैं कि आपने ऐसा कहकर मुझे कितना नुकसान पहुंचाया है? क्या ऐसा हो सकता है कि आपका अपना बेटा उस बाहरी व्यक्ति दक्ष जितना अच्छा नहीं है? ये बहुत बुरा है कि आपने दक्ष को 300 मिलियन की विरासत छोड़ दी, लेकिन अब आप उसकी रक्षा कर रहे हैं। यह मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। तीसरे मास्टर ने अपने दांत पीस लिए और साथ ही दक्ष की ओर देखा। उसका दिल द्वेष से भर गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उन लोगों के बीच जीवित रह पाओगे। हितेश शर्मा, तुम बेकार आदमी हो, तुम वहां क्या छुपा रहे हो? कुमार परिवार के बड़े दाढ़ी वाले व्यक्ति कुमार देव ने पहले ही भीड़ में हितेश शर्मा को देख लिया था और तुरंत तेजी से चिल्लाया, फिर उसे बाहर खींचने के लिए ऊपर गया। उसने हितेश शर्मा को पकड़ लिया और उसे बाहर खींचकर जमीन पर फेंक दिया। हितेश शर्मा वास्तव में बहुत ताकतवर था, लेकिन वह गलत था और उसे पुराने नौकर के शब्द याद आ गए, दयनीय खेलो। जमीन पर गिरकर सबने उस ओर देखा। हितेश शर्मा एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी प्रतिष्ठा की परवाह करता था। उसे उच्च और शक्तिशाली होना चाहिए था, लेकिन इस समय उसने अपना चेहरा तुरंत बदल दिया। उसकी अभिव्यक्ति जल्दी से दुखी और फिर दुख में बदल गई। लिंगजी, ओह मेरी अच्छी पत्नी, तुम्हारी मृत्यु बहुत दुखद ढंग से हुई। हितेश शर्मा का विलाप सभी के लिए अप्रत्याशित था और वे सभी स्तब्ध थे। और वह विलाप बहुत संक्रामक था। वहां उपस्थित लगभग सभी महिलाएं भावुक हो गईं। यहाँ तक कि रिया, जो उससे बहुत असंतुष्ट थी और सच्चाई जानती थी, अब दयनीय लग रही थी। उसका दिल दुख से भर गया। हितेश शर्मा विलाप करने लगे, फिर ऊपर गए और वृद्ध कुलपति किरण कुमार को पकड़ लिया। उनके चेहरे पर नाक से पानी और आंसू बह रहे थे। ससुर जी, लिंगजी की बहुत दुखद मृत्यु हुई। वह बहुत दुखद रूप से मर गई। उस समय वह दक्ष की हथेली से मारा गया था, फिर गंभीर रूप से घायल और लाइलाज हो गया। दर्द सहन करने में असमर्थ, उसने मुझसे व्यक्तिगत रूप से विनती की। उसने बाकी शब्द तो नहीं कहे, लेकिन हर कोई जानता था कि वह सारा दोष दक्ष पर डाल रहा था। यकीन से पूरा कुमार परिवार क्रोधित था। यहाँ तक कि शर्मा परिवार के सदस्य भी क्रोधित थे। उन्हें भी विश्वास नहीं था कि हितेश शर्मा अपनी पत्नी को मार देगा। ये वैसा ही हुआ होगा जैसा उसने कहा था। उन्हें हितेश शर्मा पर दया आ गई। फिर उन्होंने गुस्से से भरी दक्ष की ओर देखा। ये सब दक्ष की गलती थी। हितेश शर्मा के शब्दों ने दक्ष को तुरंत निशाने पर ला दिया। ऐसा लग रहा था जैसे सारा दोष उसी पर था। शर्मा परिवार क्रोधित था। कुमार परिवार अंदर और बाहर दोनों तरफ से भयभीत था। मेहमानों ने भी दक्ष को नाराजगी से देखा, मानो सब कुछ उसकी गलती थी। केवल कुछ बुजुर्ग और रिया, जो उस समय मौजूद थे, मामले की सच्चाई जानते थे और वे गहरी भौहें चढ़ाते थे। हालांकि वे कुछ भी समझाने के लिए आगे नहीं आए। शर्मा परिवार के कुछ बुजुर्गों के लिए दक्ष शर्मा परिवार के लिए एक महान उपकारक था, लेकिन हितेश शर्मा बूढ़े मालिक का जैविक पुत्र था और उससे भी अधिक शर्मा परिवार का धन संपत्ति का भंडार था। इसलिए वे जानते थे कि क्या अधिक महत्वपूर्ण था। हालांकि रिया ने ऐसा नहीं सोचा। वह बहुत क्रोधित थी कि उन बुजुर्गों ने आगे आकर दक्ष के लिए गवाही देने से इनकार कर दिया और वह आक्रोशित थी। जीजाजी, ये स्पष्ट रूप से आप नहीं थे। दक्ष ने उसके कंधे पर थपथपाया और शांति से कहा, गुस्सा मत हो, यह मामला मुझ पर छोड़ दो। ठीक है दक्ष, आप इस मामले को कैसे संभालने की योजना बना रहे हैं? ओल्ड मास्टर किरण कुमार ने एक बार फिर दक्ष पर उंगली उठाई और इस समय उन्हें यह भी एहसास हुआ कि कई लिंगजी की मृत्यु दक्ष के कारण हुई थी। हितेश शर्मा निर्दोष था, वह बहुत दयनीय भी था। दक्ष ने उसकी पत्नी को घायल कर दिया, जिससे उसे बहुत पीड़ा हुई और यहाँ तक कि उसे व्यक्तिगत रूप से अपनी पत्नी का जीवन समाप्त करना पड़ा। बहुत दयनीय। हितेश शर्मा के रोने के बाद उसने बूढ़े मालिक की ओर देखा। उसकी आंखें विनती से भरी थीं और साथ ही एक चेतावनी भी, मानो वह कह रहा हो, अगर तुम सच बोलोगी तो मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हारा जैविक पुत्र हूं, तुम ही चुनो। बूढ़े मालिक ने दांत पीसते हुए हितेश शर्मा को घूरना शुरू कर दिया। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह सचमुच कुछ कह नहीं सकता था। जब कुमार परिवार ने देखा कि बूढ़े मालिक ने भी उसका बचाव नहीं किया, तो केवल रिया ही क्रोधित हुई, लेकिन उसके जैसी महिला की कौन सुनेगा। ऐसा लग रहा था कि मामले की सच्चाई सामने आ गई है।
कई लिंगजी दक्ष द्वारा हथेली के प्रहार से घायल हो गया था और मर रहा था, और हितेश शर्मा ने व्यक्तिगत रूप से अपनी पत्नी को विदा किया, लेकिन हितेश शर्मा दयनीय था। सारा दोष दक्ष पर था। रितिका भी घबरा गई, दक्ष के सामने खड़ी होकर बोली, अगर मामले की सच्चाई ऐसी भी है तो सबसे पहले तीसरी चाची की गलती थी, ऐसा ही होना चाहिए। और तीसरी चाची एक तीसरे दर्जे की मार्शल आर्टिस्ट हैं, मेरे पति दक्ष उन्हें कैसे घायल कर सकते हैं। एक क्षण के लिए तो सभी लोग स्तब्ध रह गए। इस समय सभी ने दक्ष को देखा, मानो उन्होंने एक नया महाद्वीप खोज लिया हो। धत्तेरी की, ये सही है। दक्ष शर्मा परिवार का एक निकम्मा दामाद था, एक निकम्मा। गरीबी में पैदा हुआ, उसमें भला क्या ताकत थी कि एक घटिया मार्शल आर्टिस्ट को घायल कर सके। शर्मा परिवार स्तब्ध रह गया, कुमार परिवार अचंभित रह गया, सभी मेहमान भी हैरान थे। किरण कुमार ने हितेश शर्मा की ओर देखा, जो इस समय फिर से रोने लगे। हे दक्ष, जितना सीधा साधा दिखता है उतना है नहीं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ससुर जी, तो आप खुद कोशिश करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। किरण कुमार आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन उनका बेटा दाढ़ी वाला कुमार देव उनसे भी तेज था। वह दहाड़ा, एक तेज तलवार की तरह दौड़ा और दक्ष को मुक्का मारा। दक्ष में क्षमता है या नहीं, मैं एक कोशिश में जान जाऊंगा। अगर वह इस मुक्के को झेल सकता है तो इसका मतलब है कि वह किसी तीसरे दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट को भी घायल करने की क्षमता रखता है। अगर वह ऐसा नहीं कर सकता तो उसे मेरी छोटी बहन के साथ दफना दिया जाए। कैशान का मुक्का धरती हिला देने वाला था। कुमार परिवार की मुक्केबाजी अत्यंत प्रभावशाली और आश्चर्यजनक थी, और जब इसे दूसरे दर्जे के मार्शल कलाकार द्वारा इस्तेमाल किया जाता था तो इसमें पहले से ही एक मुक्के से 3 मीटर मोटी दीवार को चकनाचूर करने की शक्ति होती थी। वहां उपस्थित आम लोगों की तो बात ही छोड़िए, मार्शल आर्टिस्ट भी भयभीत हो गए। वहां उपस्थित लोगों में से मुट्ठी भर से अधिक लोग ही इस मुक्के को झेल पाए। क्या दक्ष इसे ले सकता है? किसी कारण से कई लोगों को लगा कि दक्ष शायद इस मुक्के से मर जाएगा, लेकिन शर्मा परिवार में कई लोगों ने सोचा कि बेहतर होगा कि दक्ष मर जाए, ताकि शर्मा परिवार को नुकसान पहुंचाने और उन्हें शर्मिंदा करने से बचा जा सके। राष्ट्रपति ये और दक्ष के करीबी अन्य लोग बहुत चिंतित थे। मिस चित्रा ने ओल्ड म्यू की ओर देखा, लेकिन देखा कि ओल्ड म्यू अपना सिर थोड़ा हिला रहे थे। उनके होठों पर एक मुस्कान थी और वह शांत हो गईं। एकमात्र दूसरे दर्जे का मार्शल कलाकार दक्ष को घायल करने के लिए पर्याप्त नहीं था। ओल्ड म्यू ने पहले ही इसका परीक्षण कर लिया था। हालांकि रितिका को पता नहीं था। वह दहाड़ी, अपनी तलवार खींची और उसे आगे बढ़ाया। तलवार की भयानक रोशनी ने कुमार देव को पीछे धकेल दिया। तुम मुझे न्याय पाने से रोकना चाहते हो? कुमार देव ने रितिका को ठंडी निगाहों से देखा और चिल्लाया। रितिका ने कहा, वह मेरे पति हैं। कैशान खिलखिलाकर हंसी और बोली, तुम तो बस एक औरत हो। क्या तुम शर्मा परिवार और कुमार परिवार के मामलों में फैसला ले सकती हो? इस निकम्मे पति के लिए मेरे कुमार परिवार की दुश्मन बनना तुम्हें सोच समझकर करना होगा। उसी समय उसने अपनी सास रुचिका की ओर देखा और कहा, क्या दूसरी शाखा सचमुच एक निकम्मे दामाद के लिए मेरे कुमार परिवार से नाता तोड़ना चाहती है? उसकी सास तुरंत झिझक गई। अपनी बेटी रितिका को एक कठिन अभिव्यक्ति के साथ देखा, लेकिन रितिका ने उसकी तरफ नहीं देखा, केवल बिना किसी हिचकिचाहट के कुमार देव को ठंडी निगाहों से घूरते रहे। रिया अभी भी चिल्ला रही थी, तुम सही और गलत में फर्क नहीं कर सकते। तीसरी चाची की मौत चाहे किसी की भी वजह से हुई हो, वो मरने लायक ही थी। सबसे पहले उसकी गलती थी, उसने पहले मेरे जीजा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। दुर्भाग्यवश किसी ने भी महिला की बातों की परवाह नहीं की। शर्मा परिवार के बुजुर्ग जो सच्चाई जानते थे और बूढ़े मालिक सभी चुप थे। कैशान ने चारों ओर देखा और कहा, मैं एक वादा कर सकता हूं, जब तक आप मुझे दक्ष को मारने देंगे जिसने मेरी छोटी बहन को मार डाला, तब तक मेरा कुमार परिवार और शर्मा परिवार अभी भी ससुराल वाले रहेंगे, पारस्परिक रूप से लाभकारी होंगे और घनिष्ठ रूप से जुड़े रहेंगे। पूरा शर्मा परिवार तुरंत ही उत्साहित हो गया। जिन लोगों का दक्ष से कोई संबंध नहीं था, वे सभी बूढ़े गुरु और अन्य लोगों की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि वे सिर हिला देंगे। आखिरकार शर्मा परिवार और कुमार परिवार एक साथ रहने पर दोनों को लाभ होगा, अलग रहने पर दोनों को नुकसान होगा। एकमात्र दक्ष का बलिदान तीसरे स्वामी को भी बचा सकता था और उससे भी बढ़कर दोनों परिवारों के हितों की रक्षा कर सकता था। उन्हें ये समझना था कि क्या महत्वपूर्ण है। किसी भी हालत में कुछ प्रभारत पहले से ही परीक्षा में थे। केवल बूढ़े मालिक ने हितेश शर्मा को गौर से देखा और फिर कुमार परिवार के सदस्यों को देखा। हितेश शर्मा भी इस समय खड़े हो गए, करीब आए, रितिका के पास गए और उसे थप्पड़ मार दिया। तुम गद्दार कुतिया, यह मत भूलना कि शर्मा परिवार ने तुम्हें पाला है। भले ही तुम इस निकम्मे से शादी कर लो, तुम्हारा उपनाम जी है, उसका उपनाम मित्तल है, वह अंततः एक बाहरी व्यक्ति है। अब हमें समग्र स्थिति को प्राथमिकता देनी चाहिए। कुमार परिवार को अपना बदला लेने दो और शर्मा परिवार और कुमार परिवार के बीच सामंजस्य बना रहे। क्या तुम यह नहीं समझते? रितिका ने अपने होंठ भींच लिए, अपनी तलवार पकड़ ली,
लेकिन पीछे नहीं हटी। इस जीवन में मैं पहले से ही मित्तल परिवार की सदस्य हूँ। मित्तल परिवार का एक सदस्य। हर कोई आश्चर्य से रितिका को देखने लगा। रिया ने भी अपना मुंह ढक लिया। चित्रा भी कुछ हद तक चौंक गई और साथ ही उसने अपने होंठ भींच लिए। दक्ष ने भी रितिका को कुछ आश्चर्य से देखा, फिर उसकी अभिव्यक्ति ठंडी और कठोर हो गई, अंततः भावनाहीन। हितेश शर्मा उसके शब्दों से क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना हाथ उठाया और उसे फिर से थप्पड़ मारते हुए चिल्लाए, तुम गद्दार साथी, मैंने वास्तव में तुम्हारे पालन पोषण में इतने साल बर्बाद कर दिए। थप्पड़। हालांकि ये हथेली नहीं गिरी, क्योंकि दक्ष ने पहले ही हितेश शर्मा का हाथ पकड़ लिया था। उसकी आंखें ठंडी और सर्द थीं। क्या आप और आप सभी यह जानने को उत्सुक नहीं हैं कि क्या मुझ में तीसरे दर्जे के मार्शल कलाकार को मारने की ताकत है? अब मैं तुम्हें बता दूंगा। स्टॉप।